दिल में अनेकों सपने लिए एकांशी सुहाग सेज पर बैठी अयांश का इंतजार कर रही थी। तभी अयांश आता है और उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, यह शादी केवल उस मनहूस रात की वजह से मुझे करनी पड़ी, वरना तुम मेरे पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो। हमेशा याद रखना। जिसे सुन एकांशी की जो थोड़ी उम्मीद थी वह भी टूट जाती है। आखिर क्या हुआ था उस रात, यह जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस कहानी का पिछला एपिसोड सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी सुनते हैं। पूजा की थाल को घुमाते हुए जब वो आरती गाने लगी, उसकी पतली मीठी आवाज पूरे मेंशन में गूंज गई, जो अयांश के कानों में भी पड़ी। उसके आवाज के पैनेपन और खनक को सुनकर अयांश से कमरे में रुका नहीं गया और वो वहाँ से निकलकर लंबे लंबे कदमों से चलते हुए नीचे लिविंग रूम चला आया। एकांशी की मीठे आवाज का पीछा करते हुए जब वो किचन के सामने वाले रूम में पहुंचा, तो उसने देखा वहाँ एक छोटा सा लेकिन खूबसूरती से सजाया हुआ कान्हा जी का मंदिर एकांशी ने स्थापित कर लिया था और उसके सामने खड़े होकर अपने सिर पर वही रात वाला स्कार्फ पहने आरती कर रही थी। उस मंदिर और एकांशी के गाने के बोल सुन अयांश को अपनी माँ की याद आ गई। उस दिन जब वो उसे छोड़कर जा रही थी, तब पार्क में आने से पहले उन्होंने अयांश को आरती करना सिखाया था और उससे कहा था कि बाकी की चीजें वो उसे अपने सफर से लौटने के बाद सिखाएंगी। वो यादें अपने दिमाग में एक बार फिर दोहराने के बाद अयांश की आंखें ठंडी और एकदम गहरी हो चली। उसके चेहरे पर दुख और अपनी माँ को खोने का दर्द साफ हो गया। इतने सालों बाद भी उसे अपने माता पिता के मौत का दुख वैसा ही महसूस होता था जैसे ये सब कुछ उसके साथ अभी बस एक सेकंड पहले ही हुआ हो। वो बाहर से कितना भी सख्त क्यों नहीं बन जाता, उसका दिल अंदर से हमेशा ही अपने लिए प्यार को ढूंढता था। उस प्यार को जो उसकी माँ उससे किया करती थी बिना कोई शर्त लगाए। इधर एकांशी जब आरती करके पीछे मुड़ी, तब उसकी पहली नजर अयांश पर ही पड़ी, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बुरी याद या कोई बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। अंजलि को आरती और प्रसाद देते हुए एकांशी ने उससे कहा, तुम जाओ अपना काम करो। प्रसाद को खा लेने के बाद अंजलि मुड़कर जाने को हुई, तभी उसकी नजर भी अयांश पर पड़ी, जिससे वो सोचने लगी कि पक्का ही अयांश उसे नौकरी से निकाल देगा, इसलिए वो वहाँ से दौड़कर भाग गई। उसे भागता देख एकांशी के चेहरे पर छोटी दिखाई देने वाली मुस्कान तैर गई और वो पूजा की थाली लिए हुए ही अयांश के सामने आकर खड़ी हो गई। एकांशी के हाथों में पूजा की थाली और चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान देख अयांश की आंखें और चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो गया और उसने अपने जख्मी हाथ जिस पर पट्टी लगी हुई थी उसको उठाकर दिए के लौ के ऊपर हाथ फेरना चाहा, लेकिन जैसे ही एकांशी की नजर उसके पट्टी किए हाथों पर पड़ी, वैसे ही उसके मुंह से अयांश के लिए एक सवाल निकल गया, ये कैसे हुआ? अपने हाथ की तरफ देखते हुए अयांश को याद आया कि उसने कल रात कैसे खुद को चोट पहुंचा ली थी, वो भी एकांशी के बारे में सोचते हुए। एक पल के लिए तो उसे उस सुबह की भी याद आ गई जब उसने एकांशी को हर्ट कर दिया था। इन सभी घटना को सोचते हुए अयांश ने एकांशी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और अपने हाथों को इधर उधर घुमाते हुए आरती किस हाथ से लेते हैं इसके बारे में सोचने लगा। अपनी माँ के मौत के बाद उसने कभी भी मंदिर जाने या पूजा करने की कोशिश नहीं की थी। यहाँ तक कि वो अपनी माँ और पिता के अकस्मात हुई मृत्यु का दोषी भगवान को ही मानता था। इन्हीं सब वजहों के कारण वो भगवान को बाकियों की तरह दिल से नहीं मानता था और उसे ये सारी विधियाँ पता नहीं थी। अयांश से किसी सवाल के बदले जवाब ना सुनने की आदत एकांशी को अब तक लग चुकी थी, इसलिए वो इस बार जरा भी हैरान नहीं हुई और अयांश को आरती लेने की कोशिश करता देखने लगी। एक दो बार उसे हाथ को ऊपर नीचे करता देख उसने थाली को उसके आगे से हटाकर वही एक चेयर पर रख दिया और अपने हाथों को थाली के ऊपर फेर कर अयांश को देखने लगी। चूँकि वो उसके कंधे तक ही आती थी, इसलिए उसके सिर तक पहुंचने के लिए वो अपने एड़ियों को उठाने के बारे में सोच ही रही थी
कि तभी उसने देखा अयांश उसके बिना कुछ कहे ही अपने सिर को नीचे किए उसकी तरफ हल्का झुकता चला रहा है। अयांश के सिर को नीचे की तरफ झुका हुआ देख एकांशी भी ये समझ गई कि अयांश ने उसके हाथों की आरती लेने के लिए ही अपने सिर को झुकाया है। इसलिए उसने भी बिना कोई देरी किए उसके बालों को खराब होने से बचाते हुए उसे आरती दे दिया। एकांशी के हाथ नीचे होते ही अयांश ने अपने सिर को ऊपर कर लिया और अपने गले को साफ करते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। बचपन के बाद आज पहली बार किसी ने उसे मंदिर का रास्ता दिखाया था। यहाँ तक कि उसकी माँ की तरह उसके सिर पर अपने हाथों से आरती भी दिया था। ये सब उसके लिए ऐसा था जैसे उसके अंदर कोई गुदगुदी कर रहा हो और वो अपनी सीरियस इमेज को लेकर इस पर मुस्कुरा भी ना सकता। आरती देने के बाद एकांशी ने अयांश के चेहरे के शांत एक्सप्रेशन को देखा और फिर एक गहरी सांस भरते हुए थाली की तरफ झुककर उसमें से कुमकुम के थोड़े हिस्से को अपने अनामिका उंगली पर लगा लिया। कुमकुम को अयांश के माथे पर लगाने से पहले एकांशी काफी देर तक खड़ी झिझकती रही। फिर उसने थोड़ी घबराहट के साथ ही अयांश से पूछा, वो माथे पर तिलक? एकांशी की आवाज सुन अयांश ने अपनी नजर उसके उंगलियों पर टिका दी और उसके 2 सेकंड बाद ही अपने सिर को एक बार फिर नीचे कर अपने एक हाथ को सिर पर रख लिया। अयांश को अपनी इतनी बात मानता देख एकांशी लगभग 1 मिनट तक वैसे ही पत्थर बनी खड़ी रही। वो इतनी शॉक में थी कि उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि अयांश उसके लिए पूरे 1 मिनट से झुककर खड़ा है। वहीं अयांश उसे अपने माथे पर तिलक लगाता ना देखकर थोड़ा उदास जरूर हो गया था। उस एक पल में उसे लगने लगा कि एकांशी ने बेमन से ही उसे तिलक लगाने की बात कही थी और वो उसे सच समझकर किसी बेवकूफ की तरह उसके सामने झुक गया था, जिससे उसे एकांशी के इस हरकत पर थोड़ा गुस्सा जरूर आया। लेकिन इससे पहले कि वो उठकर सीधा खड़ा होता, एकांशी ने अपने हाथ को उसके माथे की तरफ बढ़ा दिया और अपनी उंगली के स्पर्श को उसके माथे के बीचों बीच 1 सेकंड के लिए रख दिया और तिलक लगते ही हटा भी लिया। लगने के बाद अयांश भी सीधा खड़ा हो गया और एकांशी की तरफ एकटक देखने लगा। लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इतने शांत और हमेशा की तरह इतने ठंडे थे कि एकांशी उसके मन में उमड़ रहे प्यार का सोच भी नहीं लगा सकती थी। अयांश की गहरी नजर को अपने ऊपर ही महसूस कर एकांशी कुछ असहज सी होने लगी। इसलिए उसने अयांश का मूड बदलने से पहले वहां से चले जाने के बारे में सोचा और पूजा की थाली को वही चेयर पर छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उधर अयांश वही खड़ा एकांशी को जाता हुआ देखने लगा। एक बार जब वो कमरे से बाहर चली गई, अयांश ने अपनी आंखों को दरवाजे से हटाकर उस पूजा की थाली पर टिका दिया। उस थाली को देखते हुए कब वो अपने बचपन के उन दिनों में खो गया जब वो 10 साल का था, उसे पता भी नहीं चला। उन दिनों में वो हमेशा अपने पिता को अपनी पत्नी यानी उसकी माँ से तिलक करवाते देखता था। उसके बाद उसके पिता भी उसकी माँ के माथे के ऊपर एक चुटकी कुमकुम लेकर लगा दिया करते थे। उस वक्त भले ही वो इन सब का मतलब नहीं समझता था, लेकिन इस वक्त उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। उन सभी लम्हों से खुद को खींचते हुए अयांश अनायास ही उस थाली की तरफ झुककर पट्टी बंधे हाथों से झांकते उंगलियों से चुटकी भर कुमकुम उठाकर पूजा घर से निकल गया। बाहर निकल उसने देखा एकांशी डाइनिंग टेबल के करीब खड़ी अपने हैंड बैग में कुछ डाल रही थी। उसे खुद में ही खोए हुए देख वो धीरे और बिना कोई आहट के उसके करीब पहुंच गया और फिर कोमलता से उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। अचानक अयांश के इस हरकत से एकांशी कुछ डर सी गई और उसकी आंखों में देखने से पहले लगभग 10 सेकंड तक नीचे फर्श की तरफ कुछ सोचते हुए घूरती रही। आखिरकार उसने अपनी निगाहों को तब उठाया जब अयांश ने अपनी मजबूत आवाज में उससे कुछ कहा, तुम्हारे माथे पर सिंदूर क्यों नहीं होता? क्या तुम लोगों से ये छुपाना चाहती हो कि तुम शादीशुदा हो? क्या तुम डरती हो इस बात से कि तुम्हें सिंदूर में देख कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा? एकांशी जो कि उसके चेहरे की तरफ देख रही थी, उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि अयांश अभी भी उसे एक कैरेक्टरलेस लड़की ही समझता है। कुछ देर पहले का अयांश का वो नॉर्मल बिहेवियर, अभी की ये सख्त लहजा, इन दोनों में वो कुछ कंफ्यूज सी हो गई और एक तक उसे ही देखने लगी।
तभी उसने महसूस किया कि अयांश की नजरें कुछ सोच में डूबी हुई उसकी माथे के ऊपर ही देख रही है, जिससे उसने अपने बाजू को उससे छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन तभी अयांश ने अपने दूसरे हाथ को उठाकर उसके माथे के ऊपर सिंदूर लगा दिया। अचानक अपने माथे पर अयांश के हाथों से सिंदूर लगा हुआ महसूस कर एकांशी का दिल तेजी से धड़कने लगा और एक अजीब सा करंट उसके पूरे शरीर में दौड़ गया जो एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। अयांश ने उसे सिंदूर लगाया, तो क्या इसका मतलब ये था कि वो उसे अपनी पत्नी का दर्जा देना चाहता है? शादी के दूसरे दिन ही उसने उससे कहा था कि वो कभी भी उसकी पत्नी बनने की कोशिश ना करे, और तो और उस सुबह जब वो बुखार से उठा था तब उसके पत्नी होने के हक की बात सुन गुस्से से पागल हो गया था और उसे इतनी तकलीफ भी दी थी। फिर आज वो अपने नाम की सिंदूर उसके मांग में क्यों भर रहा था? अपने ख्यालों में उलझे हुए एकांशी अपने हाथ को उठाकर अपने माथे पर अयांश द्वारा लगाए सिंदूर को छू ही रही थी कि तभी अयांश ने अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए कहा, पर तुम ये नहीं जानती कि जो चीज एक बार अयांश आदित्य की हो जाती है उसे सारी जिंदगी उसी की होकर रहनी पड़ती है। भूल जाओ कि तुम मेरे अलावा किसी के पास जा भी सकती हो। इतना कह अयांश ने उसके हाथ को छोड़ दिया और उसके माथे पर अपने नाम का सिंदूर लगा देख मन ही मन एक अनजानी खुशी, जो आज से पहले उसने कभी भी अपने दिल के भीतर महसूस नहीं किया था, वो खुशी महसूस करने लगा। अपने मन की खुशी को चेहरे तक आने से रोकते हुए उसने एकांशी की गहरी उलझन से भरी आंखों में 2 पलों तक झांका और फिर अपने ट्रिप के लिए बैग पैक के बहाने से वहां से चलते हुए अपने कमरे तक जाने वाली सीढ़ियों तक चला गया। अयांश को जाता देख एकांशी खुद में ही घुटते हुए बोली, ओह, मैं ये कैसे भूल गई कि सिंदूर शादी का गवाह हो सकता है। प्यार का नहीं, इस ओह में एक मजाक और दुख की भावना बिखरी हुई थी। ये ऐसा था जैसे वो अयांश के इस बात को कैसे भूल सकती थी कि वो उसे एक कैरेक्टरलेस लड़की से ज्यादा कुछ नहीं समझता था और सिंदूर लगाने के पीछे एकमात्र कारण ये था कि वो उसे दूसरों के नजर में अनमैरिड दिखाने से बचाना चाहता था, ताकि कोई भी उसे सिंगल समझकर उसके पास ना आ सके और वो भी किसी को अपनी जाल में ना फंसा सके। वो हमेशा उसे इसी तरह ट्रीट करता था, फिर भी उसे इस वक्त उतना ही बुरा लग रहा था जैसे एक बार फिर उसका दिल किसी ने बुरी तरह तोड़ दिया हो। 20 मिनट बाद जब अयांश अपने रूम से बाहर आया, उसके एक हाथ में ट्रॉली बैग और दूसरे हाथ में उसकी कुछ फाइल्स भी थी, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसके हाथ के घाव उसे तकलीफ दे रहे थे और वो किसी तरह उस बैग को उठाए हुए था, अपने दर्द को सहते हुए। सीढ़ियों से उतरने के बाद अयांश ने अपने बैग को नीचे रखा और उसके हैंडल को पकड़कर खींचने से पहले एकांशी की तरफ मुड़ गया। कल रात एकांशी की कार ऑफिस के पार्किंग एरिया में ही रह गई थी, इसलिए वो ये बात अच्छे से जानता था कि एकांशी के पास एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी या कैब के अलावा कोई साधन नहीं होगा, जिससे उसने अपनी आवाज में कशिश को छुपाते हुए कठोर भाव से कहा, मीट मी नियर माई कार इन 5 मिनट्स। अयांश के इंस्ट्रक्शन सुन एकांशी ऐसा चाहती तो नहीं थी, फिर भी वो अपने बैग्स के साथ ये सोचते हुए बाहर निकल गई कि उसकी कार अभी भी ऑफिस के पार्किंग एरिया में ही पार्क है। अगर वो इस वक्त कैब करती है और इसमें लेट हो जाता है तो खामाखा ही उसे अयांश का गुस्सा सहना होगा। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एकांशी ने देखा वहां वेटिंग एरिया में पहले से ही राघव और राजवी खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। जब एकांशी उनके करीब पहुंची, तब राजवी उसके माथे पर लगे सिंदूर को ही घूरने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिजली का झटका सा लग गया हो। जब से वो एकांशी से मिली थी उसे कभी भी सिंदूर लगाते नहीं देखा था, लेकिन आज उसके मांग में एक सुहागन की तरह अयांश के नाम का सिंदूर देख उसका मन एक अजीब सी घुटन और तकलीफ से भर गया। हालांकि वो अपने मन में एकांशी के प्रति गुस्सा भी महसूस कर रही थी, लेकिन इस वक्त उसके दिल में बिखर रही उदासी उस गुस्से से भी ज्यादा प्रभाव डाल रहा था। सब कुछ देखते हुए उसकी आंखों में तब आंसू आ गए जब एकांशी के आने के 5 मिनट बाद अयांश वहां आया और उसकी नजर अयांश के माथे पर लगे तिलक पर पड़ी।
अयांश के माथे पर तिलक देख राघव के होंठों के कोने कुछ ऊपर को उठ गए और वो मुस्कुराते हुए ये नोटिस करने लगा कि आज से पहले अयांश कभी भी इस तरह से ऑफिस या कहीं भी बिजनेस ट्रिप के लिए नहीं गया था। ये पहली बार था जब वो उसके माथे पर पूजा का तिलक देख रहा था। कहीं ना कहीं वो जानता था कि ये एकांशी ने ही किया होगा, इसलिए वो इस बात पर भी खुश हो रहा था कि उसके ठंडे बॉस की जिंदगी में भी कोई ऐसा है जिसकी बात वो कभी कभार ही सही लेकिन सुन लेता है। सबके आ जाने पर इससे पहले कि सब कस्टम्स में एंट्री करते, राजवी ने एकांशी का हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती से उसे अपनी तरफ खींच लिया और गुस्से से फुसफुसाते हुए बोली, तुमने अयांश के नाम की सिंदूर क्यों लगाई है? क्या वो तुम्हें अपनी पत्नी मानता भी है? अचानक खींचे जाने से एकांशी पहले तो कुछ घबरा गई थी, लेकिन जब उसे राजवी का ये सवाल सुनाई पड़ा तब उसके चेहरे पर एक अज्ञात सा एक्सप्रेशन उभर आया। वो सोचने लगी कि राजवी उससे इस तरह का पर्सनल सवाल क्यों कर रही है। वो उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देता, ये बात अयांश और उसके बीच ही थी। वो दुनिया के सामने एक जोड़े की तरह ही बिहेव करते थे। फिर राजवी के इस सवाल का मतलब कहीं ये तो नहीं था ना कि अयांश ने उससे अपने रिश्ते की सच्चाई बता दी थी। इन सभी बातों के बारे में सोचते हुए एकांशी अपनी सुंदर लंबी पलकों को उठाकर अयांश को देखने लगी। उसकी नजरों को अयांश के चेहरे पर महसूस कर राजवी एक बार फिर गुस्से में फुसफुसाई, मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों एक कमरे में तो क्या एक घर में तक नहीं रहते। अयांश कभी भी तुमसे प्यार कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ राजवी का है और वो मुझसे ही प्यार करना चाहता है। इसलिए तुम अपने ये सिंदूर का दिखावा बंद करो और इसे पोंछ दो। ऐसा कहते हुए राजवी ने अपने हाथ को उठाकर एकांशी के माथे पर लगे सिंदूर को पोंछना चाहा, लेकिन वो ये कर पाती इससे पहले ही एकांशी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके हाथ पर तेज दबाव बनाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचकर ये करने जा रही थी, लेकिन तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मैं ही उनकी पत्नी हूँ। ये तुम भी अच्छे से समझती होगी कि एक बीवी बीवी ही होती है। एक पति पत्नी के रिश्ते में दूसरी औरत की कोई औकात नहीं होती। नाउ लीव माई हैंड। एकांशी अपने हाथ को झटकती है। तुम जानती हो जिस रात वो तुम्हारे साथ नहीं होता उस रात वो कहाँ होता है। इतना कह राजवी रुक जाती है और कुछ सोचने का नाटक करते हुए वापस से कहना शुरू करती है, वेट अ मिनट, तुम ये जानती भी नहीं होगी ना कि मुझे ये बात पता है कि तुम अयांश के जुहू वाले मेंशन पर रहती हो और अयांश अपने डैड के वर्ली वाले मेंशन में। बेचारी, मुझे तो पता ही नहीं था कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा भी होता है। कभी कभी तो अफसोस होता है तुम्हारे और तुम्हारे पति अयांश के इस दिखावे के रिश्ते पर। खैर, तुम तो ये भी नहीं जानती होगी कि मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में किसने बताया है, लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे ये सब बातें किसने बताई। मुझे तुम्हारा झूठ सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एकांशी राजवी के बात को बीच में काटती है, जिससे राजवी अपने आगे के शब्दों को जैसे होंठों तक लाते हुए रोक लेती है और एकांशी को उसके इन सभी बातों पर कोई रिएक्शन ना देता देख सोचने लगती है कि एकांशी इतना सब सुनकर भी इतनी नीरव कैसे है। चेक इन के बाद जब सब फ्लाइट के अंदर चले गए तब फ्लाइट अटेंडेंट सभी का बोर्डिंग पास पर सीट नंबर देखकर उन्हें सीट पर बैठाया। चूँकि अयांश और राघव ने फ्लाइट अटेंडेंट को अपना बोर्डिंग पास नहीं दिया था, इसलिए वो दोनों खुद ही अपने सीट को ढूंढते हुए बैठ गए। अपने सीट पर बैठने के 1 मिनट बाद ही अयांश ने अपने बगल वाले सीट पर राजवी को आकर बैठते देखा और उसका दिल एकांशी के साथ ना बैठने पर कुछ उदास सा हो गया। जब उसने अपनी नजरों को एकांशी के पीछे दौड़ाया तब देखा वो उससे काफी दूर बीच वाले रो में एक सीट पर जाकर बैठ चुकी थी। अयांश से दूर बैठने पर एकांशी अगर हल्का महसूस कर रही थी तो वही उसे अपने दिल के एक कोने में खाली खाली सा भी लग रहा था। वो जब से घर से निकली थी, एयरपोर्ट आने तक के रास्ते में उन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। उस दौरान वो बस अपने मन में फ्लाइट में अयांश से दूर बैठने की प्रार्थना करती आई थी और अब उसे दूर बैठकर वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी।
हालांकि फ्लाइट के टेक ऑफ होते वक्त उसे डर लगता था। ये बात जानते हुए भी वो उसके पास बैठना पसंद नहीं करती, क्योंकि ये डर उसके लिए अयांश के करीब होने के डर से ज्यादा बड़ा नहीं था। वहाँ बैठे हुए जब 5 मिनट बीत गया, तब उसने देखा उसके बगल वाली सीट पर एक 26-27 साल का अजीब सा दिखने वाला लड़का आकर बैठ गया। उसे देख एकांशी पहले 2 मिनट तक उलझी रह गई कि वो लड़का था या लड़की, क्योंकि उसके दोनों कानों में छोटी छोटी काले इयररिंग स्टड थे और उसके सिल्की बाल उसके कंधे तक बिना उलझे ही बिखरे पड़े थे। वहीं उसके भौहों के किनारे पर पियर्सिंग लगे हुए थे। इन सब पर उसका पहना हुआ ड्रेस काफी रंग बिरंगा नजर आ रहा था और वो लड़का होते हुए भी किसी लड़की की तरह ही दिखाई पड़ रहा था। जब वो बैठा तब उसने अपने कानों में हेडफोन डाला हुआ था, जिससे एक एयर होस्टेज उस तक बढ़ आई और उसकी रंग बिरंगी शरीर के हिलते डुलते अंग को देख जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोली, वी आर सॉरी सर, लेकिन आपको अपने हेडफोन को हटाना होगा और फोन भी स्विच ऑफ करना होगा, वरना मजबूरन हमें आपसे ये छीनना पड़ेगा। कान में हेडफोन होने की वजह से वो लड़का एयर होस्टेस की एक बात नहीं सुन पाता, इसलिए जब वो उसके होठों को हिलते हुए देखता है तब अपने कानों से हेडफोन को अलग कर सामने खड़ी एयर होस्टेस को ऊपर से नीचे तक नजरों से ही स्कैन करते हुए बोलता है, यू हैव फैबुलस लेग माय डार्लिंग, एकदम KFC के चिकन लेग की तरह स्पाइसी नजर आ रहे हैं, जी चाह रहा है इन्हें बस खा ही जाऊं। बिहेव योरसेल्फ सर, हेडफोन को अपने कानों से अलग कर दीजिए, वरना यही KFC स्पाइसी लेग आपके ऊपर पड़ेगा और आप एक झटके में प्लेन से बाहर फेंक दिए जाओगे। एयर होस्टेस ने अपने चेहरे पर अभी भी मुस्कान बनाए हुए कहा। उसके इस जवाब पर फ्लाइट में उपस्थित सभी लोग हंसने लगते हैं। वहीं अयांश एकांशी के बगल में इस तरह के लड़के को देख गुस्से से अपनी नजर फेर कर प्लेन के विंडो एरिया की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर बाकियों की तरह जरा भी मुस्कान नजर नहीं आ रही थी, बस हर एक सेकंड के बाद वो ठंडा और शून्य भाव होता चला जा रहा था। इधर एकांशी भी अपने बगल में इस तरह के शख्स को बैठा हुआ देख थोड़ा डर गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो कुछ भी हरकत करता है तो अयांश का गुस्सा उस लड़के के साथ साथ उस पर भी बरसने लगेगा। इसी वजह से उसने अपने शरीर को सीट के बिल्कुल एक किनारे पर कर लिया और उस लड़के से लगभग 5 इंच की दूरी क्रिएट करते हुए दूसरी तरफ मुड़ गई। उधर राजवी ने जानबूझकर अपने सीट को एक बूढ़ी महिला से बदल लिया था, क्योंकि वो महिला अपने बेटे के साथ बैठना चाहती थी। इसलिए जब उसे पता चला कि वो सीट जहां वो बूढ़ी महिला बैठने वाली थी वो अयांश के बगल में है, तब उसने उस बूढ़ी महिला के ऑफर पर तेजी से हामी भर दी और खुशी से अयांश के बगल में आकर बैठ गई। हालांकि वो जानती थी कि अयांश उससे पूरे रास्ते कोई बात नहीं करने वाला, तब भी वो इस बात पर खुश थी कि अयांश उसके साथ बैठा था, एकांशी के साथ नहीं। फ्लाइट के टेक ऑफ होने की वार्निंग के साथ ही एकांशी ने अपने हाथ को उठाकर अपने सीने पर रख लिया और आंखों को मीचकर बंद करते हुए मन ही मन अपने कान्हा जी को याद करने लगी। डर से उसका चेहरा सफेद नजर आ रहा था और उस एक पल में वो थोड़ा कांपने भी लगी थी। अपने बगल में बैठी लड़की को कांपता हुआ महसूस कर उस लड़के ने अपने सिर को उसकी तरफ ही घुमा दिया। जब से वो यहाँ आकर बैठा था उसने एकांशी की तरफ अपनी नजरें नहीं घुमाई थी, इसलिए जब उसने उसे पहली नजर देखा तो उसे वो डर का एक्सप्रेशन देते हुए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगी, जिससे उसने अपने हाथ को उठाकर उसके हाथ को पकड़ना चाहा ताकि उसका डर थोड़ा कम हो जाए। लेकिन अभी वो उसे छूता ही कि तभी प्लेन अपनी सामान्य ऊंचाई तक पहुंचकर सीधा हो गया और एकांशी एक गहरी सांस भरते हुए अपने अजीब से डर से आजाद हो गई। एकांशी को अब सहज देख उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर डर लग रहा था तो मेरा हाथ पकड़ लेती, मैं जरा भी बुरा नहीं मानता मिस। उसे खुद से बात करता हुआ जानकर भी एकांशी ने उसकी तरफ कोई अटेंशन नहीं दिखाया और चुपचाप से बैठी उस वक्त तक दूसरे तरफ देखती रही, जब तक कि उस लड़के ने दोबारा से बोलना शुरू नहीं कर दिया। ठीक है, मैं समझ गया कि तुम गूंगी हो, खैर खुद को छोटा मत समझो, मेरा नाम अयांश मलिक है, मैं मुंबई में रहता। वो अपनी बात खत्म कर ही रहा था कि उससे पहले ही उसके मुंह से अयांश नाम सुन एकांशी उसे देखने लगी।
और सोचने लगी कि उसने सही नाम तो सुना था या फिर उसे अयांश का नाम सुनने का भ्रम हुआ था। अचानक से अपने बगल में बैठी एकांशी को अपनी तरफ घूरता हुआ देख उस लड़के ने अपने एक आंख को दबाते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें इम्प्रेस करने में कामयाब हो गया जो तुम इतनी जल्दी मेरी तरफ देखने लग गई। उसके इस बात को सुन एकांशी बिना कोई शब्द बोले वापस से दूसरी तरफ देखने लगी। उस लड़के का नेचर उसे कहीं ना कहीं समझ आ गया था, इसलिए वो उससे दूरी बनाकर ही रखना चाहती थी। अचानक से उसे अयांश का ख्याल आया और उसने अपने सिर को हल्का नीचे झुकाकर कनखी नजरों से उस ओर देखा जिस ओर अयांश बैठा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वो उसके चेहरे को देख पाती, उसकी नजर अयांश के बगल बैठी राजवी पर पड़ गई। राजवी के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान देख उसका चेहरा एकदम से उतर गया और अब उसे अयांश की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। भले ही वो एयरपोर्ट पर राजवी की बातों पर कुछ रिएक्शन नहीं दे पाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जहन में ये बात घर कर चुकी थी कि उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में राजवी को इतना सब किसने बताया होगा। क्योंकि अयांश और उसके अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता, तो क्या अयांश उसके इतने करीब था कि वो उसे सब कुछ बताता था, या फिर वो राजवी से उसके और अपने रिश्ते की सच्चाई बताकर उसके इनसिक्योरिटी को दूर करना चाहता था। क्योंकि उसी ने तो एक बार उसे कहा था कि वो इस पूरी दुनिया में उससे कभी भी प्यार नहीं करेगा, तो क्या उसका प्यार राजवी थी। एकांशी की अब हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो पुरानी बातें या अयांश और अपने रिश्ते के बारे में सोचे, लेकिन वो एक लाइन कभी भी भूल नहीं पाती थी कि इस पूरी दुनिया में अयांश कभी भी उससे प्यार नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी हमबिस्तरी की साथी हो सकती थी, दिल की कभी नहीं। ये शब्द उसके दिल में खंजर की तरह महसूस होते थे। शादी के दिन से लेकर आज तक उसने कितना इंतजार किया था उसका, कितने सारे सपने बुने थे अयांश के साथ, उसके बारे में हर पल सोचा था और तो और अपनी पूरी आत्मा यहाँ तक कि अपनी जिंदगी को भी उसके लिए डेडिकेट कर दिया था। उसे पाने के लिए, उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए उसने इतनी तकलीफ सही थी, और वो उससे कहता है कि वो उससे कभी प्यार नहीं करेगा। उसका एक तरफा प्यार, उसकी फीलिंग्स जो उसके दिल में थी, वो उस सुबह के बाद से उसके जहन से बाहर आने से पहले ही कुचल दी गई थी। उस दिन के बाद से उसने अयांश को कितनी दफा अवॉइड करने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार वो उसे अपने आसपास ही मिलता आया था, यहाँ तक कि वो उसे अपने साथ बैंगलोर भी ले जा रहा था, ये जानते हुए कि उसका वहाँ कोई काम नहीं है। तो क्या इन सब का ये मकसद नहीं हो सकता था कि वो उसके सामने अपने प्यार को दिखाकर उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। पुरानी सारी कड़वी बातों को याद कर एकांशी फिर से रोने लगी। वो चाहकर भी अपने मन के दर्द को नियंत्रण में नहीं कर पा रही थी। उसके आंसू उसे बीते कल से वापस लाने लगे थे और उसने उन सभी आंसुओं को पोंछते हुए सीट पर ही पीछे सिर टिकाकर आंखों को बंद कर लिया। धीरे धीरे उसके मन में चल रही सारी उलझन शांत हो गई और वो गहरी नींद में सोती चली गई। इधर अयांश की नजर कब से एकांशी के ऊपर ही गड़ी हुई थी। जब उसके बगल में बैठा लड़का उससे बात कर रहा था तब भी वो उसे ही देख रहा था और मन ही मन काफी इनसिक्योर महसूस करने लगा था। लेकिन जब एकांशी ने उससे बात करने के लिए अपना मुंह नहीं खोला और आंखें बंद करके सीट पर ही सो गई, तब ही कहीं जाकर उसके दिल को भी थोड़ी राहत सी महसूस हुई और उसने अपने सामने रखे पानी के बोतल से थोड़ा पानी पी लिया। वही राजवी अयांश की नजरों को लगातार एकांशी के ऊपर ही टिका हुआ देख कुछ अजीब सा महसूस करने लगी, जिससे उसने भी अपनी आंखों को बंद कर सोने का नाटक करते हुए अपने सिर को सीट के ऊपर टिका लिया और खुद को अयांश के करीब महसूस कराने के लिए अपने सिर को धीरे धीरे उसके कंधे तक ले जाने लगी, ताकि नींद का बहाना बनाकर ही सही पर वो उसके अपने पास होने का एहसास अपने दिल तक पहुंचा सके। लेकिन इससे पहले कि वो अपने सिर को उसके कंधे पर रख पाती, अचानक से अयांश अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसका सिर झटके के साथ नीचे की तरफ झुक गया। उसे इस तरह अचानक खड़ा हुआ महसूस कर राजवी ने अपनी आंखों को खोल दिया और अयांश को देखने के लिए अपने सिर को भी ऊपर उठा लिया। अयांश का चेहरा इस वक्त इतना ठंडा और गुस्से से भरा हुआ दिखाई दे रहा था
कि राजवी 2 पलों तक ये समझ नहीं पाई कि अचानक उसे क्या हो गया है जो वो इस तरह खड़ा हो गया। लेकिन उसकी सारी उलझन तब खत्म हो गई जब उसने उसकी नजरों का पीछा किया और पाया कि एकांशी अपने सिर को उस अजीब से कैरेक्टर वाले लड़के के कंधे पर टिकाए सो रही थी। उस नजारे को देख उसे सारी सिचुएशन समझ में आ गई और वो मन ही मन इस बात को सोचकर खुश होने लगी कि अब अयांश का गुस्सा एकांशी पर फूटेगा और उसकी इंसल्ट भी होगी। इधर अयांश को खड़ा देख एक एयर होस्टेस उसकी तरफ चली आई और उससे पूछा, सर, डू यू नीड समथिंग? हाउ कैन आई हेल्प यू? बाय नो मीन्स, अयांश ने ठंडी और कर्कश सी आवाज में कहा और वहाँ से चलते हुए आगे बढ़कर एकांशी और उस लड़के के सामने खड़ा हो गया। किसी को अपने सामने खड़ा महसूस कर उस लड़के ने अपने सिर को उठाकर 2 पलों तक अयांश को देखा और फिर सवालिया टोन में बोला, यस, गेट अप फ्रॉम हियर एंड सिट ऑन माई सीट। अयांश ने अपने पैंट के पॉकेट में दोनों हाथों को डाले लगातार सोई हुई एकांशी के सिर को देखा, जो कि बिना किसी फिक्र के आराम से उस लड़के के कंधे पर गहरी नींद में थी। अयांश को ऐसे ऑर्डर देता सुन वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, आप मुझे मेरे सीट से उठाने वाले कौन होते हो? वैसे भी बड़े दिनों बाद किसी लड़की का सिर मेरे मजबूत कंधे पर आया है। ऊपर से इस लड़की के बालों की खुशबू मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए आप अपना काम कीजिए। मैं इस लड़की की नींद खराब नहीं करना चाहता। मैं तो सोच रहा हूँ उठते ही इससे शादी के लिए पूछ लूं। शी इज सच अ प्रिटी। वो ऐसा कहते हुए एकांशी के चेहरे पर आए बालों को उसके कानों के पीछे करने के लिए अपने हाथ को ऊपर उठा ही रहा था कि तभी अयांश ने झट से झुककर उसके हाथ को बीच में ही मजबूती से पकड़ लिया और अपनी आंखों के गुस्से को दिखाते हुए बर्फ की तरह ठंडी आवाज में बोला, डोंट यू डेयर टू टच हर। अयांश की पकड़ उस लड़के पर इतनी मजबूत थी कि वो लड़का भी गुस्से से बौखलाते हुए अपने हाथ को उससे छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगा। हाथ को छुड़ाने के जद्दोजहद में उसका शरीर जैसे ही थोड़ा मूव हुआ, एकांशी का सिर उसके कंधे से नीचे सरकने लगा। लेकिन इससे पहले कि उसकी नींद खुलती या उसका सिर नीचे की तरफ झटका खाता, अयांश ने उस लड़के के हाथ से अपने हाथ को हटाते हुए एकांशी के सिर को रोक लिया। उनके इस तरह का बिहेवियर देख फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स हल्की दबी सी मुस्कान मुस्कुराने लगे। वहीं ये सब कुछ देखकर एयर होस्टेज उस जगह तक बढ़ आई जहां अयांश खड़ा था। सर, आप अपने सीट पर बैठ जाइए, आप इस तरह खड़े नहीं रह सकते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, एयर होस्टेज ने अयांश को समझाया। एयर होस्टेज की बात सुनने के बाद भी अयांश ने कोई मूव नहीं किया और न ही उसने एकांशी के सिर को अपने हाथ से अलग कर सीट पर ही रखने की ही कोशिश की। अभी भी अयांश को उसी तरह से खड़ा देख उस एयर होस्टेज ने उसके संज्ञा शून्य एक्सप्रेशन को देखते हुए एक बार फिर कहा, सर, आप यहाँ इस तरह खड़े नहीं रह सकते। अगर आप मैम के लिए परेशान हैं, तो हम ये श्योर करेंगे कि उनके बगल में बैठा हुआ लड़का इन्हें किसी भी तरह से परेशान ना करे। इतना बोलने पर भी अयांश को कोई हरकत ना करता देख वो एयर होस्टेज हार कर उस लड़के की तरफ देखती है और उससे कहती है, सर, क्या आप इनके सीट पर बैठने की कृपा करेंगे? क्यों? मैं क्यों बदलूं सीट? इस लड़के ने पहले ही मेरी क्यूट बंदी को मेरे मजबूत कंधे से छीन लिया है, अब तो मैं यही बैठा रहूंगा। देखता हूँ कब तक ये इसी तरह खड़ा रहता है। एक बार जब हाथ में दर्द होना शुरू होगा तो खुद ब खुद यहाँ से भाग जाएगा। ऐसा कहते हुए वो रुका और अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते रहने के 10 सेकंड बाद संदेह से अपने मन में चल रहे सवाल को पूछा, अगर मैं इसे अपने कंधे पर सुला रहा था तो इस लड़के को इतनी मिर्ची क्यों लगी? क्या ये इसका बॉडीगार्ड है? उस लड़के की बात सुन एयर होस्टेज ने भी अयांश और एकांशी को एक नजर देखा और कहा, सर, क्या आप बता सकते हैं कि आप इनके क्या लगते हैं? उसके इस सवाल पर अयांश की आंखें अनायास ही एकांशी के माथे पर लगे सिंदूर की तरफ मुड़ गई। चूंकि वो गहरी नींद में थी और उसकी बात को नहीं सुन रही थी, इसलिए उसने बिना किसी संकोच के उसे अपनी पत्नी बताने के लिए अपने मुंह को खोला।
लेकिन कुछ भी बोलने से पहले ही उसके कानों में एक लड़के की आवाज आई और वो आवाज जो भी कह रही थी उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एयर होस्टेस के किए सवाल का जवाब ही दे रहा हो। क्या इस प्लेन में कोई इतना ना समझ भी मौजूद है जो कि ये न देख सके कि वो लड़का उस स्लीपिंग ब्यूटी से प्यार करता है? ये आवाज सुन अयांश और बाकी सब ने अपनी निगाहें उठाई और उन्होंने देखा सीटों के बीच में एक मास्क पहने लड़का खड़ा था। उसके सिर पर एक काली टोपी भी थी जिसे उसने इतना नीचे किया हुआ था कि उसके चेहरे का एक भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। अभी सब उसे ही देख रहे थे कि तभी उसके बगल में बैठी एक लड़की भी खड़ी हो गई। उसके हाथ में एक 6 माह का बच्चा नजर आ रहा था और उस लड़की ने भी चेहरे पर एक काला मास्क लगाया हुआ था। लेकिन तभी एक 12 साल की लड़की ने अपनी उंगली से उन्हें ही पॉइंट करते हुए कहा, माय फेवरेट सिंगर अभिक सिंह। अभिक सिंह जो कि एक मशहूर सिंगर और शादीशुदा होने के बावजूद भी लड़कियों का चहेता हुआ करता था। वो भी आज अपने किसी अर्जेंट काम से बैंगलोर जा रहा था, लेकिन तब से सभी की नजरों से बचता अभिक उस वक्त खुद को बोलने से नहीं रोक पाया जब वो एयर होस्टेस अयांश को उसके सीट पर जाने के लिए जबरदस्ती करने लगी। शायद उसे अयांश की आंखों में वही इनसिक्योरिटी नजर आ रही थी जो वो अपनी पत्नी को किसी और लड़के के साथ देख महसूस करता था। इसलिए उसने अचानक से बोलकर सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया था। एक प्लान जो उसके दिमाग में चल रहा था उसे अंजाम देते हुए उसने अपनी आवाज को धीरे किया ताकि एकांशी जाग ना जाए और वो इतना अच्छा सीन देखना मिस ना कर दे। कम आवाज में ही उसने अपने हाथ को उठाया और कहा, कोई भी मुझे देखकर शोर नहीं करेगा वरना हमारे हीरो का प्यार जाग जाएगा और इतना अच्छा मोमेंट मिस हो जाएगा। अब तो मुझे भी ये देखना है कि मिस्टर हीरो अपने प्यार को कब तक अपने हाथ पर सुला सकते हैं। तो अगर आप सब भी ये देखना चाहते हैं और मेरी बात से राजी है तो अपने होंठों पर एक उंगली रख मुझे इशारा कर दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आप सब शोर नहीं करेंगे और मैं ये मास्क भी हटा दूंगा। उसकी कही बात को सुनते हुए सभी की नजर एक बार फिर अयांश और एकांशी की तरफ ही मुड़ गई। अभी भी वो उसी तरह से खड़ा था और एकांशी अभी भी आराम से बेफिक्र सो रही थी, जिससे वो सब भी अयांश के प्यार की हद देखने के लिए थोड़े उत्सुक हो गए और चुपचाप से अभिक की बात मानते हुए अपने अपने होंठों के बीच उंगली को रख लिया। सभी को इशारा करता देख अयांश कुछ ऑकवर्ड सा हो गया, क्योंकि उसके इस तरह एकांशी को थामने से सबने उसके प्यार को एक गेम की तरह ले लिया। जिस एहसास के साथ उसने एकांशी को थाम रखा था वो सिर्फ और सिर्फ उसके दिल में थी। भले ही सब उन लम्हों को एक गेम की तरह ले रहे थे, लेकिन उसके लिए एकांशी के सॉफ्ट गालों और उसके सिल्की बालों को अपने हाथ पर महसूस करना दुनिया की सबसे प्यारी फीलिंग थी, जो उसके दिल की धड़कनें तक बढ़ाने की ताकत रखती थी। सामान्य दिनों में फ्लाइट में सफर करने वाले यात्रियों के बात करने की भुनभुनाहट को सुनते हुए सभी एयर होस्टेज को उसकी आदत पड़ चुकी थी, लेकिन आज सिर्फ उस एक शख्स की नींद ना खराब करने के लिए सबको इतना शांत देख उन्हें भी कुछ अच्छा महसूस हो रहा था और कहीं ना कहीं वो खुद भी अयांश और एकांशी के इन लम्हों को एंजॉय करने लगी थी। इसलिए उन्होंने भी अयांश को वहां खड़ा रहने दिया और खुद आहिस्ता से अपना काम करती रही। उधर राजवी के सोच के विपरीत सिचुएशन को देख उसका दिमाग खराब हो रहा था और इस पूरे प्लेन में एक वही थी जो ये नहीं चाहती थी कि अयांश एकांशी को इस तरह अपनी हथेली पर सोने दे। इसलिए उसने जानबूझकर एयर होस्टेज को तेज आवाज में बुलाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। उसके इतना कहने से ही सभी यात्रियों ने अपने होठ पर उंगली रखे उसकी तरफ घूरा और एक शी की आवाज के साथ अपने सिर को ना में हिला दिया। सभी को एक साथ ऐसा करता देख राजवी चाहकर भी आगे कुछ नहीं बोल पाई और अपने मन के कड़वाहट को और अधिक महसूस करते हुए एकांशी को घूर कर देखने लगी। उन्हें लगभग 2 मिनट तक घूरते रहने के बाद उसने अपने नजरों को उनसे हटा लिया और दूसरी तरफ देख सोचने लगी कि जो सिचुएशन वो अपने लिए चाहती थी वो एक बार फिर एकांशी ने उससे छीन लिया।
अयांश के साथ देखे उसके खूबसूरत प्यार भरे सपने को उसने अपने शातिर दिमाग से तोड़ दिया और एक बार फिर उसके आगे से अयांश को छीन ले गई। इधर एकांशी आराम से गहरी नींद में सोई हुई थी, इसलिए उसे कुछ भी खबर नहीं थी कि फ्लाइट के सभी लोगों के अटेंशन का केंद्र वही बनी हुई है। वहीं इतनी देर बीत जाने पर भी अयांश उसके सिर को अपने हथेली पर कैरी किए हुए बिल्कुल भी दर्द को महसूस नहीं कर रहा था। हालांकि एकांशी के सिर के भार से उसके जख्मी हाथ पर लगी पट्टी के ऊपरी सतह पर कुछ खून जरूर लग गया था और हाथ को एक ही पोजीशन में रखने से वो सुन्न भी होने लगा था। फिर भी वो जितनी भी देर तक उसके हाथ पर सोती क्यों ना रहे, वो उससे बिल्कुल भी थकने वाला नहीं था और ना ही उसके सिर को अपने हाथ से ही हटाने वाला था। लेकिन सभी के सामने इस तरह अपने प्यार को दिखाने से वो कुछ हेजिटेट जरूर कर रहा था। इसलिए उसने भी अपनी आंखों को सभी से मोड़कर एकांशी के चेहरे पर ही टिका दिया। उसके खूबसूरत सोते चेहरे को देखते हुए उसका दूसरा हाथ धीरे से उसके चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन जब वो उसके चेहरे से बस कुछ इंच ही दूर था, उसी पल वो ये करने से रुक गया। उसकी उंगलियां कुछ देर को हवा में ही लटकी सी रही। तभी उसने देखा एकांशी धीरे से अपनी आंखों के पलकों को हिलाने लगी थी। शायद एक ही पोजीशन में सोते रहने से उसके गर्दन में दर्द होने लगा था, इसलिए उसने अपने हाथ को उठाकर गर्दन पर रख लिए और बिना अपनी आंखों को खोले ही अयांश के हाथ से उठकर अपने गर्दन को सहलाने लगी। एक पल तक अपने नींद से जागने के लिए अपनी आंखों को खोलते रहने के बाद उसने अपने सामने धुंधलेपन में लिपटे अयांश के चेहरे को देखा। अचानक से उसके चेहरे को अपने सामने देख उसकी नींद पूरी तरह गायब हो गई और उसने अपनी आंखों को पूरी तरह से खोलकर अयांश को संदेह और डर भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया। अयांश, जो कि अभी भी वही खड़ा उसे देख रहा था, उसने अपने हाथ को नीचे करने की कोशिश की, लेकिन एक ही पोजीशन में हाथ को रखने से उसके हाथ में तेज दर्द होने लगा था, जिससे वो धीरे धीरे उसे नीचे ले जाकर झटकने लगा ताकि उसमें रक्त का प्रवाह सामान्य तरीके से हो सके और उसका सुन्न हाथ फिर से हरकत में आ जाए। वहीं एकांशी को नींद से जगा हुआ देख सभी यात्रियों ने अपने मुंह से एक साथ अचानक एक ओ की आवाज निकाली और हंसने भी लगे, जिसे सुन एकांशी के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन दिखाई पड़ने लगी और वो अपनी आंखों की पुतलियों को कभी अयांश पर तो कभी अपने आसपास बैठे यात्रियों के चेहरे पर घुमाने लगी। उसके उलझे एक्सप्रेशन और लोगों की उत्सुकता को देखते हुए अयांश वहां से अपने सीट तक जाने के लिए मुड़ने लगा, चूँकि वो साफ तौर पर ये नहीं चाहता था कि एकांशी को उसके दिल में भरी उसके लिए फीलिंग का पता चले। इसलिए वो लोगों को और कुछ भी बोलने का मौका नहीं देना चाहता था, जिससे कि एकांशी को पता चल जाए कि वो तब से उसके हाथ पर ही सो रही थी। इस सच को छुपाते हुए वो अपने कदमों को आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी प्लेन में बैठे सभी यात्री एक साथ क्लैप करते हुए कहने लगे, "We want you to kiss your love, we want you to kiss your love." इस तरह सभी को किस करने के लिए चिल्लाता देख अयांश के कदम वही रुक गए और वो अपनी ठंडी इमोशनलेस आंखों से सभी को सरसरी नजरों से देखने लगा। वो लोग उसके प्यार को नहीं समझ सकते थे, उन्हें तो सिर्फ मजे करने थे, हंसना था और अपने सफर को एंजॉयमेंट के साथ बिताना था। लेकिन उसके लिए तो एकांशी उसका प्यार थी और वो सबके सामने उसे किस नहीं कर सकता था। कहीं ना कहीं वो जानता था कि उसके इस हरकत से वो कितनी असहज और शर्मिंदगी को महसूस करेगी। वहीं एकांशी अभी भी ये समझने में असक्षम थी कि वो लोग किस बारे में इस तरह इकट्ठे होकर चीयर कर रहे थे। आंख खुलते ही अयांश को अपने सामने देखना और लोगों को किस के लिए इस तरह चीयर करना, वो इन बातों को अपने मन में जोड़ ही रही थी कि तभी उसकी नजर अयांश के चेहरे पर पड़ी। जब वो सुबह जुहू के अपने मेंशन पर आया था, तब से लेकर अब तक का उसका मूड ठीक ही नजर आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो एकदम नीरस और बिना किसी अन्य भाव के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसके गुस्से और लोगों के शोर के बीच अब वो समझ गई कि सारे यात्री अयांश को ही किस करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन किसे? वो मन ही मन बोली। इतने में ही अयांश चिल्लाया, "Enough is enough. I'm not going to kiss her."
अयांश की आवाज की मजबूती और कर्कशता पूरे प्लेन को शांत और गंभीर बना गई। सब एकदम से खामोश और थोड़ी उदासीनता के साथ उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन उस पर इन सब का क्या ही प्रभाव पड़ने वाला था। वो अभी भी आंखों में सूनापन लिए एक्टर प्लेन के एक विंडो पर ही देख रहा था, जैसे उसका एकांशी के साथ कोई रिश्ता ही ना हो। वहाँ से अपने सीट तक जाने से पहले अयांश कुछ पल को रुका जरूर, लेकिन अंत में उसने एकांशी की तरफ एक नजर और देखने का ख्याल छोड़ दिया और अपनी सीट पर एक नजर दौड़ते हुए वो उस तरफ को चल पड़ा। जब अयांश वहाँ से इस तरह गुस्से को दिखाते हुए चला गया, तब एकांशी को सब कुछ समझ आ गया कि उसने किसे किस ना करने के बारे में कहा था। उसके अलावा वो कौन हो सकती थी? वो पूरी तरह से जानती थी कि वो उसे पसंद नहीं करता था। एक तरह से तो वो उससे नफरत ही करता था। फिर वो किसी के कहने पर अपने झूठे बनावटी प्यार को दिखाने के लिए राजी क्यों होता? क्यों वो लोगों को ये प्रूफ करता कि वो उससे प्यार करता है? उसके लिए अयांश दो अलग अलग आदमी थे। एक जब वो अपने मन के हिसाब से उसे प्यार किया करता था, उसकी केयर किया करता था, और एक जब वो गुस्से में अपना आपा खोकर उसे दर्द देने से नहीं रुकता था। अयांश के एकांशी को किस ना करने और वापस आकर अपने सीट पर बैठ जाने से राजवी का मुरझाया दिल खुशी से एक बार फिर खिल गया, जिससे वो उल्लासित आवाज के साथ बोली, सच अ स्टूपिड पीपल्स, इन लोगों में सेंस की कमी है। वो इतना कह ही रही थी कि तभी अयांश ने एक बार फिर अपनी असाधारण सी ठंडी और चोट पहुंचाने वाली आवाज में कहा, क्या तुम अपनी आवाज कम रखोगी? आई डोंट लाइक योर वॉइस राइट नाउ। अयांश को इतने कड़वाहट से बात करता सुन राजवी एकदम से चुप हो गई। उस एक पल में उसके चेहरे का रंग बिल्कुल ही उड़ा हुआ दिखाई देने लगा और वो अपनी सिर को थोड़ा हाँ में हिलाते हुए दूसरी बगल को मुड़ गई। इधर एकांशी अपने आसपास से आती अयांश के बारे में ही गॉसिप्स को तब तक सुनती रही, जब तक कि उसकी नजर अयांश के जख्मी हाथ की पट्टियों पर नहीं पड़ गई। एक पल तक उस खून से भीगे पट्टी को यूं ही देखते रहने के बाद उसे अपने पास बैठे लड़के की आवाज आने लगी, जिससे वो घबरा कर एकदम से सीधी हो गई। वो लड़का जिसका नाम अयांश मलिक था। वो एकांशी को इस तरह अयांश को चोर नजरों से देख पूछता है, तुम दोनों के बीच कुछ है क्या? तुम उसे देख रही हो, वो तुम्हें लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है। आखिर चक्कर क्या है लिटिल प्रिटी डॉल? अचानक से उसके आवाज से तो वो पहले ही घबरा गई थी, लेकिन जब उसके सवाल को पूरी तरह सुनती है और उसे यकीन हो जाता है कि उसके नींद से जागने पर अयांश उसके पास बेवजह खड़ा नहीं था। कुछ तो हुआ था, लेकिन क्या? इस सवाल के जवाब के लिए अब एकांशी उस लड़के से पूछती है, मेरे सोने के बाद क्या हुआ था? कुछ खास नहीं, हिरनी को लेकर शेर और गीदड़ में फाइट हुई थी, लड़के ने कहा। क्या? एकांशी नासमझी में बोली, जिस पर उस लड़के ने अपनी एक आंख को दबाते हुए उससे फिर कहा, सच सच बताओ, तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे ना? लेकिन अब तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। उसकी ये बात सुन एकांशी फिर से अपने सिर को झुकाकर अयांश को देखने लगी और लगभग 2 मिनट तक देखते रहने के बाद एक गहरी सांस भरते हुए बोली, ब्रेकअप? ये शब्द उसके लिए जैसे मजाक ही तो था। क्या उन दोनों का कभी पैचअप हुआ भी था जो ब्रेकअप होता? खुद के रिश्ते पर हंसते हुए वो आगे बोली, हम हस्बैंड वाइफ है, लेकिन ताज्जुब की बात तो है कि हमारा कभी ब्रेकअप हुआ ही नहीं। व्हाट? तुम उसकी वाइफ हो? एकांशी की पत्नी वाली बात सुन वो शौक से चिल्लाते हुए बोला। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि प्लेन में बैठे लगभग वो लोग जो उसके पास थे उसकी तरफ ही देखने लगे, लेकिन जल्दी ही वो अपने आवाज को कम करते हुए बोला, वो तुम्हारा हस्बैंड है। एकांशी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, जिस पर लड़के ने गंभीरता से कुछ सोचते रहने के 10 सेकंड बाद बोला, तुम्हारा जोड़ा अच्छा हो सकता था अगर तुम दोनों अपने अपने प्यार के बारे में एक दूसरे को बता दो। खैर मेरा पत्ता तो अब कट गया, इसलिए मैं तुम पर लाइन भी नहीं मार सकता। एक दूसरे को अपने प्यार के बारे में बता दो। ये शब्द एकांशी के दिल को उदासीनता के साथ भरने लगे। एक पल में ही उसकी आंखों की पलकें आंसुओं से पूरी तरह भीगने लगी। वो तो उससे इतनी नफरत करता था कि उसके साथ एक घर में तक रहना पसंद नहीं करता था।
यहाँ तक कि अपने नजदीकियों की कीमत लगाकर उसके प्यार को जलील किया करता था। तो फिर इस अनजान शख्स को ऐसा क्यों लगा कि वो उससे प्यार करता है? ये सब कुछ उसका भ्रम ही तो है। उसने उससे कहा था कि वो तब तक उसके साथ गेम खेलेगा जब तक कि वो बर्बाद नहीं हो जाती। आखिरी सांस जो वो लेगी वो भी उसकी अपनी नहीं होगी। फिर इन सब में प्यार कहाँ था? इधर लंदन में अलीशा और मानवीर की वेडिंग डेट जैसे नजदीक आती जा रही थी, वैसे ही घर में चारों तरफ उनकी शादी की बात सुनाई दे रही थी। आज भी जब मनवीर यहाँ से चला गया तब नैनिका सारा दिन सिर्फ शादी की बात ही सुनती रही। यहाँ तक कि घर के सर्वेंट भी आपस में उनके ग्रैंड वेडिंग सेलिब्रेशन के बारे में ही बात करते नजर आ रहे थे। उनकी तैयारियां और अलीशा को इतनी अटेंशन मिलता देख नैनिका वहाँ से कहीं दूर चली जाना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे वही अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और लड़की के साथ शादी करता देखना पड़ रहा था। अगर कोर्ट ऑर्डर के अनुसार उसके डैड जबरदस्ती उसे अपने साथ रहने को मजबूर नहीं करते तो वो ना जाने कब की यहाँ से चली गई होती। लेकिन इस वक्त वो यहाँ से दूर भागने का सिर्फ एक ही रास्ता निकाल सकती थी और वो रास्ता था उसकी बिजनेस मीटिंग। घर से निकलने से पहले नैनिका ने अपने डैड से झूठ कहा कि उसके बिजनेस क्लाइंट लंदन में ही आए हुए हैं और वो उससे मिलना चाहते हैं, इसलिए उसे 2 दिनों के लिए किसी होटल में रहने की परमिशन दे दे, वरना वो लगभग 20 लोगों को उनके घर में ही ठहराएगी। घर में शादी के माहौल और बिजी होने की वजह से नैनिका के डैड ने उसे होटल में रहने की इजाजत दे दी और उससे कहा कि वो होटल रेंट पे कर देंगे। लेकिन अपनी आदत के अनुसार नैनिका किसी की मदद नहीं लेना चाहती थी और इसी वजह से उसने उन्हें साफ साफ मना करते हुए कहा कि उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जब आप मॉम का सहारा नहीं बन पाए तो मेरी भी बनने की कोशिश मत कीजिए। उसके डैड ये बात अच्छे से जानते थी कि नैनिका को उनसे जरा भी लगाव नहीं है। वो यहाँ सिर्फ कोर्ट ऑर्डर फॉलो करने के लिए रुकी है, वरना घर में होते हुए भी वो उनकी किसी भी चीज पर कोई हक नहीं दिखाती थी और ना ही बाहर जाने के लिए उनकी महंगी गाड़ियों का ही इस्तेमाल करती है। यहाँ तक कि आने से पहले अपने लिए एक अलग सर्वेंट हायर करती थी और उसे सैलरी भी वो खुद ही दिया करती थी। इसलिए उन्होंने उसकी बात का उतना बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए उससे कहा, जहाँ प्यार ना हो वहाँ रिश्ते की डोरी को जबरदस्ती नहीं बांधना चाहिए, वरना तकलीफ के अलावा कुछ हासिल नहीं होता बेटा। प्यार नहीं था क्या? नैनिका हंसी और उनके कमरे से निकलने से पहले बोली, आपको ही नहीं था उनसे प्यार? एक बार जाकर मॉम से मिलिए, तब आपको पता चल जाएगा कि वो आप जैसे इंसान से कितना प्यार करती है। अभी भी इतना कह नैनिका वहाँ से अपने एक छोटे ट्रॉली बैग के साथ चलने लगी। अपने बचपन और अपनी माँ के दुख की बुरी यादें उसके दिमाग में एक बार फिर ताजा हो गई, जिससे उसके आंखों में आंसू की बूंद जमा होनी शुरू हो गई। लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग इमेज की वजह से उसने किसी तरह खुद को रोने से रोक लिया और आंखों पर ब्लैक शेड्स डालते हुए अपनी हाई हील्स के साथ सीढ़ियों से उतर घर से बाहर निकल गई। मेंशन के बाहर पहले से ही खड़ी कैब, जो कि उसी ने अपने डैड से बात करने के समय ही बुक किया था, उसमें बैठने के बाद उसने ड्राइवर से लंदन के किसी भी एक होटल की तरफ चलने को कहा और अपने फोन को अनलॉक कर उसमें मुंबई में चल रही घटनाओं की खबर न्यूज के मदद से पता करने की कोशिश शुरू कर दी। चूँकि वो एक बिजनेस वुमन थी, इसलिए उसने सबसे पहले दूसरे कंपनियों के शेयर और उन्हें मिलने वाले न्यू प्रोजेक्ट्स पर नजर डाली। आदित्य कंस्ट्रक्शन और खुराना कंस्ट्रक्शन का एक साथ काम करने की न्यूज पढ़ वो पहले तो मुस्कुराई और फिर खुद से ही बोली, बहुत अच्छे मनवीर, वहाँ अयांश के पीछे अपनी बहन को लगा दिया और यहाँ मेरे डैड की कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो। मेरे साथ होते तो कहाँ मिलता ये सब कुछ। वेल डन। इतना कहते हुए उसने आगे न्यूज को पढ़ना जारी रखा। न्यूज को पढ़ते हुए जब अचानक उसकी नजर एकांशी के नाम पर पड़ी, तब उसे एकांशी के प्रति की गई अपनी सारी बुरी बातें और व्यवहार याद आने लगा और उसका मन एक गिल्ट से भर गया। वो हमेशा से ही लोगों के प्रति सख्त रही थी ताकि कोई भी उसे अकेला समझकर उसका फायदा न उठाए, लेकिन वो जानबूझकर कभी किसी को हर्ट करने के बारे में नहीं सोचती थी।
लेकिन उस वक्त अयांश से कॉन्ट्रैक्ट टूटने और अपनी कंपनी को लॉस में जाता देख उसका दिमाग खराब हो गया था और ना चाहते हुए भी वो एकांशी पर अपना फ्रस्ट्रेशन उतार रही थी। ओह, मैंने कितना कुछ कहा उसे। मुंबई पहुंचकर मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, वो खुद में ही बड़बड़ाई। लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि वो तो 1 महीने तक यही लंदन में ही रहने वाली है और इतने दिनों में तो वो अपने अंदर के गिल्ट से मर ही जाएगी। इसलिए उसने जल्दी से फोन से न्यूज वेबसाइट को बंद किया और कॉल लॉग खोलकर अपनी असिस्टेंट के पास कॉल मिला दिया। कॉल रिसीव होते ही उसने अपने आवाज में एक्साइटमेंट लिए तेजी से कहा, मुझे एकांशी आदित्य का फोन नंबर चाहिए, शाम तक मेरे फोन पर सेंड कर देना। अगर ज्यादा लेट हो तो मुझे इन्फॉर्म कर सकती हो। ज्यादा लेट नहीं होगा मैम, मैं आपको जल्दी ही सेंड कर दूंगी। मेरी एक फ्रेंड आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनी में ही काम करती है और उसने उनका नंबर सेव किया होगा। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, ठीक है फिर जल्दी करना। इतना कह नैनिका ने अपने कान से फोन को हटा लिया और कॉल कट करते हुए ड्राइवर से होटल के आने तक में कितनी देर है इसकी जानकारी लेने लगी। इधर मुंबई में नक्श सुबह जब ऑफिस पहुंचा, वहां अपने भाई अयांश के केबिन में जाने से पहले ही उसकी नजर ऑफिस के बाकी एम्प्लॉय और इंजीनियर्स पर पड़ी, जो कि आपस में ही कुछ बातें किए जा रहे थे। वो बात जो वो खुद में ही बुदबुदा रहे थे, उसे पता करने के लिए जब वो आगे बढ़ा तब अनायास ही उसकी नजर उनके बीच में खड़ी आरोही पर पड़ी। वो सबको कुछ समझाते हुए बार बार अपने हाथ को ऊपर नीचे कर फाइल्स के पेपर को निकाल कर उन्हें दे रही थी। उन तक पहुंचने के बाद नक्श 2 मिनट तक चुपचाप आरोही के बिखरे हालातों को देख मुस्कुराता रहा। उसे देखकर नक्श को उस पर तरस भी आ रहा था और हंसी भी। वो प्रोजेक्ट के इंजीनियर को उनकी काम की फाइल देते हुए इतनी परेशान थी, तो वो बाकी काम कैसे करती होगी। हेलो एवरीवन, नक्श सबको अपनी तरफ दिखाते हुए बोला। उसकी आवाज सुन सब पीछे मुड़कर उसे देखने लगे और एक एक कर उसे ग्रीट करते हुए गुड मॉर्निंग विश करने लगे। लेकिन उसके बाद वापस से आरोही की तरफ घूमकर उससे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने लगे, जिस पर नक्श एक बार फिर बोला, गाइज तुम सब उसे सांस तो लेने दो। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर भीड़ के बीच से आरोही की कलाई को पकड़ा और अगले ही पल उसे खींचते हुए वहां से निकालकर अपने साथ खड़ा कर धीरे से फुसफुसाया, मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। उसके ऐसे खींचने पर और अपने गर्दन और कानों पर उसके गर्म सांसों को महसूस कर आरोही की धड़कनें एकदम से तेज हो गई और उसे एक बार फिर अपने और नक्श के दरमियान अचानक से वो किस याद आ गया जो इंदौर में हुआ था। इसे याद करते ही उसने अपने होंठों को दांतों से दबाना शुरू कर दिया और आंखों को शर्म से झुकाते हुए एकटक फर्श की तरफ देखने लगी। लेकिन जल्दी ही नक्श ने सबको मीटिंग रूम में आने को कहकर आरोही को अपने भाई के केबिन में आने का ऑर्डर दे दिया। अपने आप और नक्श के छूने के एहसास में खोए रहने की वजह से आरोही उसका ऑर्डर सुनती भी नहीं और वही खड़ी फर्श को घूरती रही। जब नक्श आगे बढ़ गया तब अपने पीछे आरोही को ना आता देख उसने अपनी पुतलियों को आंखों में ही उबाऊ तरीके से उठाया और एक लंबी सांस भरते हुए वापस मुड़कर आरोही के पास पहुंच बिना कुछ भी कहे उसकी गोरे कलाई को पकड़कर चलने लगा। उसके पीछे पीछे चलते हुए आरोही के चेहरे पर मुस्कान थी और वो मन ही मन इस पल का शुक्रिया अदा करते हुए एक तक नक्श को ही देखे जा रही थी। अगर अयांश ने उसे नक्श के साथ काम करने को नहीं कहा होता तो वो कभी ये खुशी महसूस ही नहीं कर पाती। इसलिए वो इस वक्त कहीं ना कहीं उसे भी शुक्रिया कर रही थी। हालांकि वो पहले भी नक्श के साथ काम कर चुकी थी और इसी तरह की खुशी को महसूस करती थी। लेकिन मुंबई आने के बाद उसने अपने दिल की ये खुशी कहीं खो सी दी थी, जो 4 महीने के बाद आज जाकर उसे मिली थी। केबिन में पहुंच नक्श ने आरोही का हाथ छोड़ा और खुद अयांश की जगह पर ना बैठते हुए उसके सामने रखी चेयर पर बैठ गया, जिसे देख आरोही ने उससे पूछा, आप 1 हफ्ते के लिए डायरेक्टर है, आपको तो वहाँ बैठना चाहिए। भाई को पसंद नहीं कि कोई उनकी चीज को अपना कहे या उस पर हक जमाए, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में भी मैं वहाँ नहीं बैठना चाहता। वैसे भी उनकी कुर्सी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है,
जिसमें इंटरेस्ट था वो तो भाई पहले ही ले चुके हैं। नक्श कहते कहते रुक गया, जिस पर आरोही ने उससे पूछा, आपकी ऐसी कौन सी चीज ले ली अयांश सर ने? आप मुझे बताइए, मैं मिसेस आदित्य से कहूँगी, शायद वो आपकी मदद कर दें। एकांशी से इतना कह नक्श वहाँ टेबल पर अयांश के रखी कुछ फाइल्स को खोलने लगा। हाँ, उन्हीं से आप बताओ तो सही। आरोही जिद करते हुए उसके बगल के चेयर पर बैठी। उसी से उसे कैसे मांगोगी और कैसे मदद करेगी वो मेरी? पहले ही वो भाई की हो चुकी है और मुझे तो लगने लगा है कि वो भाई से प्यार भी करने लग गई, वरना उनके साथ कोई इतने दिन तक नहीं टिक सकता। ये इस साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट होने वाली है हमारे फैमिली के लिए कि अयांश भाई और एकांशी साथ होंगे। नक्श आरोही के आगे सब कुछ जानने की उत्सुकता को देखते हुए बोला। उसकी ये बात सुन आरोही को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आने लगी कि नक्श जिस लड़की से शादी करने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि एकांशी थी। अगर एकांशी का होटल रूम वाला एक्सीडेंट अयांश के साथ नहीं हुआ होता तो आज वो नक्श की पत्नी होती और उसका पत्ता पहले ही साफ हो गया होता। इतना दिमाग में आते ही आरोही झट से बोली, इसका मतलब आपका प्यार मिसेस आदित्य थी? अभी भी है, नक्श तपाक से बोला। नक्श के ये शब्द आरोही को दुखी करने लगे। वो एकांशी से अभी भी प्यार करता है, जबकि वो अच्छी तरह जानता है कि एकांशी अपने तन और मन दोनों से अयांश की हो चुकी है। फिर भी वो उसके लिए उदास है। इससे आरोही की आंखों के किनारे आंसू की चंद बूंदें जमा हो गई, जिससे उसने उसे जल्दी से पोंछ लिया ताकि उस पर नक्श की नजर ना पड़े। आरोही को अब इतना खामोश महसूस कर नक्श अपने सिर को हल्का मोड़ आरोही को देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन जो अक्सर कभी भी दिखाई नहीं देता। उसे देख वो उससे फिर कहता है, तुम्हें क्या हुआ? कुछ भी नहीं, आरोही झट से अपने चेहरे पर मुस्कान लिए कहती है, जैसे कोई बात उसे चुभी ही नहीं थी। ओ अच्छा। नक्श इतना कहा आरोही को 2 मिनट तक घूरता है। उसे अब भी एक अजीब तरह के खामोशी में डूबा हुआ देख वो एक बार फिर कहता है, तुम मेरी दोस्त हो ना? इंदौर से ही हम एक साथ काम करते आए हैं, इसलिए तुमसे शेयर किया। तुम्हें कुछ अजीब लगा क्या जो तुम चुप हो गई? नहीं, कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मिसेस आदित्य फर्स्ट मीटिंग से ही अयांश सर को पसंद करती है और ये बात उन्होंने मुझसे शेयर की थी, आपकी तरह ही दोस्त समझकर। आरोही ने नक्श को लगभग ताना देते हुए कहा, फर्स्ट मीटिंग? इसका मतलब उस कैफे में हुई फाइट के बाद से वो अयांश भाई को पसंद करती है? नक्श हैरानी से बोला। जी, वैसे भी दूसरे की वाइफ पर नजर रखना अच्छी बात नहीं होती। कहते हुए आरोही उठी और केबिन से निकलने से पहले थोड़े गुस्से से वापस से मुड़कर बोली, अगर आंखें हो तो अपने आसपास देखिए, बहुत सी लड़कियां हैं। इतना कहकर वो इससे पहले कि केबिन से बाहर जाती, उससे पहले नक्श अपनी जगह से उठते हुए आगे बढ़ा और आरोही के हाथों को पकड़ केबिन के दरवाजे से लगा दिया। क्या? आरोही तेजी से रिएक्ट करते हुए बोली और अपनी भौहों को सिकोड़े हुए उसके इस हरकत पर अपनी नाराजगी जाहिर करने लगी। लेकिन नक्श ने इस पर कोई प्रतिक्रिया न दिखाते हुए अपने दोनों हाथों को उठाकर आरोही को घेर लिया और उसे लगभग टीस करते हुए कहा, उस किस के बाद तुम कुछ फील तो नहीं करने लगी मेरे लिए? नहीं, आरोही अपनी नजरों को चुराते हुए झट से बोली। फिर मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? मैं पाबंद हूँ क्या आपकी तरफ देखने के लिए? ये भी सही है मिस आरोही, लेकिन मैं भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे लिए कोई फीलिंग मत बना लेना। वो किस एक गलती थी। नक्श की ये बात आरोही को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो बार बार उसे वही सब बातें कर अपसेट कर देता था। इसलिए उसने भी तुनकते हुए कहा, मेरी भी गलती ही थी और मुझे मेरी गलती याद भी है। आप बार बार मुझे याद मत दिलाएं। वैसे भी मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आपकी तो शकल भी मुझे अच्छी नहीं लगती। अब मेरे रास्ते से हटेंगे। तुम्हें मेरा फेस नहीं पसंद है। और वो कौन है जिससे तुम प्यार करती हो? नक्श तेजी से लेकिन हैरानी से बोला। आपको उससे क्या मतलब? कम से कम वो आपकी तरह तो नहीं है। अब हटिए।
ऐसा कह उसने नक्श के बाजू पर अपने हाथ से मारना चाहा, ताकि वो उसे नीचे कर ले और वो वहाँ से भाग सके। लेकिन उससे पहले ही नक्श ने अपने दोनों हाथों को हटा लिया और उससे नाराजगी से कहा, मुझसे दूर रहना, वरना तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बुरा लग जाएगा। मैं दूर ही हूँ, आरोही वहाँ से जाते जाते बोली। एक बार जब वो केबिन से बाहर चली गई तब ना जाने क्यों नक्श का दबा हुआ गुस्सा बाहर आने लगा और उसने केबिन में रखे सोफे के कुशन को उठाकर दरवाजे की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन अभी वो एक कुशन को फेंकने के बाद दूसरा फेंकने ही वाला था कि उसी पल एक बार फिर आरोही ने दरवाजा खोल दिया और दूसरा कुशन सीधे जाकर उसके चेहरे पर ही लगा। कुशन के नीचे गिरते ही आरोही ने अपने नाक पर हाथ रखा और नक्श को लगभग डांटते हुए कहा, आपने अभी अभी एक मीटिंग करने को कहा था, अगर याद हो तो मीटिंग रूम में चले। इतना कह वो केबिन का दरवाजा बंद करते हुए बाहर चली गई और नक्श उसकी नकल करते हुए खुद से ही कहने लगा, मीटिंग रूम में चले। आई बड़ी मुझे ऑर्डर देने वाली, मुझसे ज्यादा हैंडसम कोई हो ही नहीं सकता। एक दिन में दो लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया। पहले एकांशी के प्यार के बारे में पता चला और अब ये आरोही, इतने अच्छे लिप्स है मेरे, आखिर उस किस के बाद इसे मुझसे प्यार क्यों नहीं हुआ। इधर फ्लाइट से उतरने के बाद भी अयांश के मूड में कोई बदलाव ना देख एकांशी उसके पीछे हो गई। अपने रिस्ट वॉच में समय देखने पर उसे पता चला कि पहले से ही शाम के 6 बज चुके थे और आसमान भी कुछ काला हो चला था। हालांकि वो फ्लाइट में कुछ काम नहीं कर रही थी और उसमें कुछ देर सोई भी थी, फिर भी थकान से उसका सिर भारी और शरीर दुखने लगा था। इसलिए अपने एक हाथ से ट्रॉली बैग को खींचते हुए वो बार बार दूसरे हाथ को उठाकर अपने गर्दन के पीछे रख उसे दबा रही थी। जब सभी एयरपोर्ट के बाहर आ गए तब अयांश पीछे मुड़कर एकांशी को अभी भी दूर एयरपोर्ट के अंदर ही बेमन से चलते देखने लगा। उसके चलने के तरीके को देख वो कहीं ना कहीं समझ गया कि वो थक गई है। तभी राजवी भी पीछे मुड़ी और अयांश के करीब खड़ी होते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि एकांशी इस ट्रिप पर आकर कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगी। अब खुद ही देख लो, ऐसे चलेगी तो मिसेस सेन पहले ही तुम्हें इस प्रोजेक्ट को करने से रोक देंगी और एक बार फिर तुम खाली हाथ यहाँ से लौट जाओगे। उसकी बात को सुनते हुए अयांश एक तक एकांशी को ही देख रहा था, लेकिन अभी भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन उतने ही शांत और निराश थे जैसे उसमें कोई फीलिंग्स ही न हो। बिना किसी तरफ और देखे उसने राघव से ठंडी आवाज में कहा, जाओ जाकर उसकी मदद करो, वो थक गई है शायद। अयांश के इतना कहने से ही राघव दौड़ा और एकांशी के करीब पहुंच उसके हाथ से बैग को लेकर चलने लगा। राघव के आने से एकांशी की नजर भी अयांश पर पड़ चुकी थी। उसे कैब के करीब खड़ा देख वो जान गई कि सब उसका ही इंतजार कर रहे थे, इसलिए उसने भी अपने कदमों की चाल को तेज कर दिया और कुछ ही सेकंड में वहां तक पहुंच गई। सॉरी, राजवी और अयांश के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए एकांशी झट से बोली, गाड़ी में बैठो। इतना कहा अयांश मुड़ा और एक कैब के दरवाजे को खोल वहीं खड़ा उसके बैठने का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी जल्दबाजी में राजवी एकांशी को लगभग अपने आगे से हटाते हुए उसमें दाखिल हो गई और अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लिए बोली, थैंक यू अयांश। उसके इस तरह पहले बैठ जाने से अयांश की भौहें कुछ ऊपर को तन गई और माथे पर गुस्से से पड़ा बल भी दिखाई देने लगा, जिससे उसने कैब के दरवाजे को गुस्से में ही धम्म से बंद कर दिया और आगे बढ़कर एक दूसरे कैब में बैठ गया। अयांश को खराब मूड में देख राघव, जो कि असलियत में उसके साथ काफी वक्त बिता चुका था, उसे भी उसके साथ बैठने की हिम्मत नहीं हुई और उसने एकांशी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मिसेस आदित्य, आप दोनों को साथ में जाना चाहिए। बाहर कहीं आने पर रिपोर्टर भी आसपास ही होते हैं और सर और आपको लेकर कोई स्कैंडल खड़ा ना हो, इसलिए आप दोनों को साथ ही बैठना चाहिए। हम, एकांशी डरते हुए बोली और अपने कदमों को एक चींटी की चाल से ही कम गति से उठाते हुए अयांश की कैब की तरफ बढ़ने लगी। एकांशी के कैब में बैठ जाने पर अयांश का मूड कुछ हल्का हो गया और वो अपनी आंखों के ठंडेपन को कुछ कम करते हुए ड्राइवर से बोला, फॉर्च्यून सिलेक्ट ट्रिनिटी होटल। ओके सर, कैब ड्राइवर ने कहा।
और कैब को स्टार्ट कर सड़क पर बढ़ाने लगा। इधर राघव भी राजवी के साथ बैठ गया और ड्राइवर को सेम होटल का नाम बताकर चलने को कह दिया। होटल पहुंचने पर एकांशी और राजवी वही लॉबी में एक स्टिंग एरिया में बैठ गई और राघव अयांश के साथ रूम कीज लेने के लिए रिसेप्शनिस्ट की तरफ बढ़ गया। हालांकि राघव ने पहले से ही रूम बुक कर दिया था, फिर भी उन्हें रूम तक पहुंचने के लिए कीज तो चाहिए ही थी। इसलिए जब वो वहां पहुंचे तब रिसेप्शनिस्ट ने एक ड्रोल से 3 कीज निकालकर उनके सामने रख दिया और अयांश को उसका आईडी और एक रूम की देते हुए कहा, We have nicely decorated the honeymoon suite as you said. होटल स्टाफ आपको वहां तक पहुंचा देगा। इधर लंदन में होटल में चेकिंग करने के बाद नैनिका रात के 11 बजे तक उसी में रही। होटल के रूम की खामोशी और वहां अपनी बहन की शादी की किसी भी तरह की कोई बात ना सुनकर उसे जब कुछ अच्छा महसूस होने लगा, तब रात का डिनर करने के लिए वो होटल के ही रेस्टोरेंट की तरफ चली गई। वहां पहुंच उसने देखा वो पहले से ही लोगों से पूरी तरह से भरा हुआ था और तो और वहां एक भी टेबल खाली नहीं थी जिस पर कि वो बैठ सके, जिससे उसने एक गहरी सांस भरी और मुड़कर वापस रूम की तरफ जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से एक कदम भी आगे बढ़ती, उसके कानों में एक आवाज आई जो कि उसका ही नाम पुकारते हुए कह रही थी, मिस नैनिका। What a beautiful surprise! मुझे यकीन नहीं था कि हम अपनी लास्ट मीटिंग के बाद दोबारा मिलेंगे। अपना नाम और उस आदमी को इस तरह से बात करता सुन नैनिका थोड़ी परेशान सी पीछे मुड़ी और देखा। वहाँ एमजे कंपनी का सीईओ मनीष खड़ा था। उसके हाथों में वाइन की आधी भरी गिलास और चेहरे पर एक अजीब सी तिरछी मुस्कान थी। उसे देख नैनिका को याद आने लगा कि आज से 6 महीने पहले कैसे उसकी और मनीष की डील ब्रेक हो गई थी, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि मनीष ने उसके साथ रिश्ता बनाना चाहा था और इसके रिएक्शन में उसने मनीष को भरी महफिल में बेइज्जत करते हुए अपनी और उसकी डील खत्म कर दी थी। इसे मिलना नहीं, जबरदस्ती से किसी को बुलाना कहते हैं और मुझे तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो दोबारा मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, वरना पिछली बार क्या हुआ था याद है ना। आस पास देखो, सेम महफिल आज भी नजर आ रही है, नैनिका ने कहा। ओह कम ऑन, डोंट प्रिटेंड कि तुम आज से पहले किसी के साथ, इतना कह मनीष नैनिका की ओर बढ़ा और उसके कमर पर हाथ रखते हुए अपने एक आंख को दबाते हुए धीरे से बोला, मुझे पता है तुम्हारी कंपनी को आजकल कम ही प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, मिलेंगे भी कैसे, सारे प्रोजेक्ट्स तो आदित्य ग्रुप वालों के पास ही जाते हैं। लेकिन अगर तुम एक रात मेरे साथ बिताती हो तो मैं अपने लंदन वाले बिजनेस पार्टनर से तुम्हें प्रोजेक्ट्स दिला सकता हूँ और फाइनेंशियली हेल्प करने का भी वादा करता हूँ। रियली, नैनिका ने अपनी भौहों को उठाते हुए एक मुस्कान के साथ कहा और अगले ही पल उसके हाथ को अपने कमर से हटाते हुए बोली, मुझे अपने साथ मिलाने से पहले अपनी औकात बढ़ा लो। बड़े सपने और छोटी औकात मुंह के बल गिराती है। इतना कहकर उसने अपने चेहरे पर एक जीतने वाली मुस्कान बनाई और वहां से जाने से पहले अपने हाथ की मिडिल फिंगर दिखा दिया। उसके मुड़ने के बाद मनीष गुस्से से जैसे तिलमिला गया, लेकिन जब उसकी नजर नैनिका के खूबसूरत शरीर पर पड़ी तब वो काफी देर तक उसे यूं ही पीछे से देखता रहा और खुद में ही मुस्कुराते हुए बोला, आज नहीं तो कल तुम मेरे बेड पर होगी नैनिका सिंह। इसी होटल में ठहरी हो ना तुम, तो मैं कैसे किसी दूसरे होटल जा सकता हूँ? यहीं पर रहना मेरा फर्ज बनता है। इधर मनवीर ही वो शख्स था जिससे मनीष मिलने आया था और अपने टेबल पर बैठे हुए वो तब से नैनिका और मनीष को ही देख रहा था। हालांकि मनीष के गंदे इरादों को वो अच्छे से समझता था, फिर भी उसने उसे नैनिका से बात करने दिया क्योंकि नैनिका के साथ इतने साल रिलेशन में रहने की वजह से वो ये बात अच्छे से जानता था कि उसे ऐसे लोगों से कितनी नफरत थी और वो उन्हें खुद संभाल भी सकती थी। इसलिए जब उसने मनीष को अपनी मिडिल फिंगर दिखाई तब ना चाहते हुए भी मनवीर को उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई और वो समझ गया कि मनीष एक बार फिर नैनिका के द्वारा बेइज्जत कर दिया गया है। लेकिन इन सब में वो इस बात से कुछ स्ट्रेस में भी आ गया कि वो अपने डैड का मेंशन छोड़ यहाँ होटल में क्यों रह रही है। मनीष के वहाँ वापस आ जाने के बाद मनवीर ने उसे एक नजर देखा।
उसे देखते ही मनवीर को एक बार फिर याद आ गया कि कैसे मनीष ने अपने हाथ को उठाकर नैनिका के कमर पर रख दिया था, जिससे उसने अपनी आंखों में हल्के गुस्से को दिखाते हुए कहा, उससे दूर रहना मनीष। तुम जानते हो क्या उसे, वो एक तीखी मिर्च की तरह है। अगर तुम भी उसे एक रात के लिए अपना बनाना चाहते हो तो मैं कुछ इंतजाम कर सकता हूँ, मनीष हंसते हुए बोला। उसकी इस बात से मनवीर की आंखें ठंडी हो गई और गुस्से से वो अपने चेयर से उठते हुए मनीष का कॉलर पकड़े चिल्लाया, अगर तुमने उस पर अपनी गंदी नजर डालने की दोबारा कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, समझे। इतना कहकर उसने उसके कॉलर को छोड़ दिया और अपने कार की चाबी उठाकर पीछे मुड़ने लगा। तभी मनीष भी गुस्से से बोला, ऐसी भी क्या लगती है वो तुम्हारी जो इतना गुस्सा आ रहा है। तुम तो उस बड़े बिजनेसमैन की बेटी से शादी कर रहे हो ना, फिर इस लड़की के लिए इतनी हमदर्दी क्यों? कहीं ये तुम्हारी मिस्ट्रेस तो नहीं है ना? इतना सुनना था कि मानवीर का दिमाग एकदम से सुन्न हो गया। इस वक्त उसे सिवाय मनीष का मुंह तोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था, इसलिए बिना कुछ भी बोले वो मुड़ा और मनीष के मुंह पर एक जोरदार पंच मारकर उसे फर्श पर गिरा दिया। क्या ये काफी है समझने के लिए कि वो मेरी क्या लगती है? उसे फर्श से उठने की कोशिश करता देख मानवीर ने कहा, तुम्हें इसके लिए भुगतना होगा मनवीर खुराना। मनीष अपने होंठों के किनारे से खून को साफ करते हुए बोला, लेकिन इस पर मानवीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया और मुड़कर आगे बढ़ गया। कुछ 2-3 कदम चलने पर ही उसने अपने सामने नैनिका को आंसू भरे आंखों के साथ खड़ा देखा और उसके कदम वही ठिठक गए। इधर बैंगलोर में होटल पहुंचने पर एकांशी और राजवी वही लॉबी में एक स्टिंग एरिया में बैठ गई थी। रिसेप्शनिस्ट ने एक ड्रोल से 3 कीज निकालकर उनके सामने रख दिया और अयांश को उसका आईडी और एक रूम की देते हुए कहा, We have nicely decorated the honeymoon suite as you said. होटल स्टाफ आपको वहां तक पहुंचा देगा। राघव ये अच्छे से जानता था कि हनीमून स्वीट किसने रेडी करवाया है, इसलिए उसने जल्दी से अयांश को समझाया, सर ये मैंने नहीं किया। मिस मायरा ने कहा कि वो खुद आपका रूम बुक करेंगी और अगर मैंने इसमें इंटरफेयर किया तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगी। इतना कहा उसने अयांश के चेहरे को देखा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नजर नहीं आ रहे थे। उसका गुस्सा उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। वो उसके माथे पर पड़ रहे एक एक बल को देखकर ये आसानी से बता सकता था कि अयांश का मूड आज दिन भर में घटी घटनाओं को लेकर काफी हद तक बिगड़ा हुआ है। इसलिए उसने जल्दी से अपनी और राजवी के रूम की कार्ड की ले ली और अयांश से फिर एक बार कहा, सर आप चाहते हैं तो मैं सारे सजावट हटवा दूंगा। अयांश के चेहरे पर गुस्सा और उसे कुछ भी जवाब देता ना सुनकर राघव ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और धीरे धीरे मुड़कर सिटिंग एरिया की तरफ बढ़ने के बारे में सोचने लगा। लेकिन अभी वो ठीक तरह से मुड़ पाता उससे पहले ही अयांश की तेज आवाज उसके कान में गूंजी, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। अयांश की आवाज इतनी तेज तो नहीं थी, लेकिन इतना काफी था कि राघव अपने बॉस की आवाज सुन सकता था। अयांश की आवाज कानों में पड़ते ही उसके कदम एक जगह को स्थिर हो गए और वो अपने आप को संभालते हुए बोला, यस सर। डोंट प्ले गेम विथ मी, अयांश ने ठंडे भाव से कहा। सर, राघव कहते हुए अपने सिर को नीचे झुकाने लगा। तभी एक बार फिर अयांश ने उससे कहा, मेरे लिए कोई दूसरा रूम बुक करो। अयांश को ये कहता सुन राघव ने अपने सिर को हल्के से हाँ में हिलाया और फिर वहीं से आगे बढ़कर रिसेप्शनिस्ट से कहा, हम एक और रूम लेना चाहते हैं, क्या आप? राघव उससे कह ही रहा था कि तभी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी सर, 1-2 रूम खाली तो है पर वो पहले से ही बुक की हुई है और चूंकि ये सुहाने मौसमों की शुरुआत है तो टूरिस्ट भी काफी आते हैं। आपको पहले ही रूम बुक चाहिए था, अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। वी आर सो सॉरी। ओह, राघव ने अफसोस से कहा और अयांश को सारी बात बताने के लिए मुड़ने लगा। लेकिन अयांश ये पहले से ही सुन चुका था, इसलिए उसने उस रिसेप्शनिस्ट को घूरते हुए कहा, आपने जो रूम रेडी किया है उसकी सजावट और जो कुछ भी है उसे 10 मिनट में क्लियर कीजिए। मुझे वहाँ किसी सजावट का एक हिस्सा भी नजर नहीं आना चाहिए।
लेकिन सर वो तो आपने ही बुक। रिसेप्शनिस्ट हैरानी से कह ही रही थी कि तभी अयांश ने फिर कहा, मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। ओके सर, आप सिटिंग एरिया में बैठिए, मैं अगले 10 मिनट में सब क्लियर करवा देती हूँ। हरी आप, कहते हुए अयांश ने रिसेप्शन से अपना कार्ड और रूम की उठाया और बिना एकांशी को लिए ही आगे लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। कुछ कदम चलने के बाद उसे जैसे एकांशी का ख्याल आ गया और वो पीछे मुड़कर राघव से बोला, उससे कहना वो रूम में 10 मिनट बाद आए। ओके सर, इतना कह राघव सिटिंग एरिया की तरफ बढ़ गया और अयांश लिफ्ट की तरफ चलते हुए कुछ आधे मिनट बाद लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गया। इधर मुंबई में नक्श जब अपने सारे कामों को खत्म कर लेता है तब ऑफिस से निकलने से पहले आरोही से दिन भर की सारी रिपोर्ट को अयांश के लैपटॉप पर मेल करने को कह देता है और खुद भी उसके साथ वही वर्किंग टेबल के करीब एक कुर्सी लगाकर बैठे हुए उसे फाइल्स की कॉपी को अयांश के मेल पर सेंड करता देखने लगा। देखते हुए वो आरोही के कामों में कई बार नुक्स भी निकालता है और बार बार उसे ऐसे नहीं होगा, वैसे करो, तुम्हें मेल करना नहीं आता, तुम्हें भाई ने जॉब पर रहने कैसे दिया है, कहकर कई बार इरिटेट भी करता है। लेकिन जब आरोही उसके इस बर्ताव से सच में इरिटेट होने लगी तब उसने अपने लैपटॉप को बंद करके कहा, मैं इसे घर जाकर सेंड कर दूंगी और आप यहाँ बैठे क्यों हैं? जाइए ना, घर जाइए। ऐसे कैसे घर जाऊं? भाई ने कहा है कि हर रोज ऑफिस छोड़ने से पहले मैं उनके पास हर एक रिपोर्ट को सेंड कर दूं। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, आरोही ने लंबे स्वर में खींचते हुए कहा और फिर अपने लैपटॉप को नक्श के हाथों में पकड़ाते हुए उठकर अपने बैग को कंधे से लटका लिया। अब क्या हो गया? नक्श ने उसकी जल्दबाजी को देखते हुए पूछा। आपके भाई ने आपको कहा है ना रिपोर्ट सेंड करने को, तो आप मुझसे किस खुशी में ये काम करवा रहे थे? वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आने वाला है, इसलिए मैं चलती हूँ और आप यहाँ बैठ के शादीशुदा लड़कियों का ख्वाब और अयांश सर का मेल देखिए। इतना कहा आरोही 1 सेकंड भी वहाँ नहीं रुकी और तेज कदमों से वहाँ से आगे बढ़ते हुए लिफ्ट की तरफ चली गई। मैंने इसे एक बात क्या शेयर कर दी, ये तो सुबह से मुझे ताने ही दिए जा रही है। मैंने गलत किया इस अपची लड़की को अपने दिल की बात बताकर, एक चीज नहीं पचती इससे, कहते हुए नक्श उसके लैपटॉप को खोलकर उस पर आरोही द्वारा किए आधे काम को पूरा करने लगा। तभी उसे जैसे कुछ याद आया और वो उठकर उस लैपटॉप के साथ ही लिफ्ट तक दौड़ गया। लिफ्ट से नीचे आने पर उसने आरोही को सड़क पर टैक्सी को रोकते हुए देखा और सोचने लगा कि वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली थी ना, फिर यहाँ खड़ी होकर टैक्सी क्यों रोक रही है? कहीं ऐसा तो नहीं था कि वादा करके उसका बॉयफ्रेंड आया ही नहीं उसे पिक करने के लिए? इस ख्याल से उसके चेहरे पर एक छोटी लेकिन शरारत से भरी मुस्कान तैर गई और वो ऑफिस के एंट्रेंस तक पहुंचकर वॉचमैन से बोला, लाइट ऑफ कर दीजिएगा, अब ऊपर ऑफिस में कोई भी नहीं है और खिड़की दरवाजे भी लॉक कर दीजिएगा। जी सर। उसके बात को सुनते हुए वॉचमैन ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया, जिसे देख नक्श आगे बढ़ गया और आरोही से लगभग 10 कदम दूरी पर खड़े होकर चिल्लाया, मिस आरोही, मुझे लगता है आपका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की का ख्वाब देख रहा है, इसलिए तो अब तक आया नहीं। अचानक अपने पीछे से नक्श की आवाज को आता हुआ सुन आरोही उसकी तरफ मुड़ी और आधे मिनट से भी कम समय तक उसे देखते रहने के बाद वापस से सड़क की तरफ घूमने लगी। ओह, ये इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गए? अब मैं क्या करूं? बॉयफ्रेंड भी तो नहीं है मेरे पास, क्या कहूं? खुद में बड़बड़ाते हुए वो वहां से आगे बढ़ने लगी ताकि वो नक्श के हाथों ना आ सके और वो उससे किसी भी तरह का सवाल भी ना कर सके। लेकिन नक्श उसे कैसे छोड़ने वाला था? वो भी दौड़ते हुए उसके करीब आ गया और उसके साथ साथ चलते हुए बोला, मैं तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलने आया था, लेकिन तुम्हें टैक्सी रोकते देखा तो सोचा मदद कर दूं। चलो साथ में चलते हैं, मैं भी भाई के मेंशन पर रुका हुआ हूँ, लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड इजाजत दे दे तो। वैसे अब कब मिलोगे तुम दोनों? आपको उससे क्या करना है? और मैं चली जाऊंगी अकेले। आरोही नक्श को लगातार बॉयफ्रेंड की ही बात करता सुन तंग आकर कहती है, तो मैं कौन सा तुम्हें ड्रॉप करने वाला था? मेरे सारे कार आदित्य मेंशन पर है।
मैंने वहाँ से कार लाई तो मॉम को पता चल जाएगा कि मैं मुंबई में हूँ और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए चलो एक ही टैक्सी में चलते हैं, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मेरा फायदा? वो कैसे? आरोही रुककर सवालिया लहजे में बोली। वो ऐसे कि किराया मैं दूंगा और तो और तुम्हारी रक्षा भी तो करूंगा। उसके बाद तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाना और हम तीनों मिलकर कॉफी पियेंगे। नक्श आरोही को देख हंसते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ना मैं आपके साथ टैक्सी में बैठ रही हूँ और ना ही आप मेरे बॉयफ्रेंड को देख रहे हैं। अब आप जाइए अपने रास्ते और मैं जाती हूँ अपने रास्ते, आरोही ने कहा। ये लड़की कितनी जिद्दी है, लगता है इसके हैंडसम बॉयफ्रेंड को देख ही नहीं पाऊंगा कि वो कौन है जिसे इसने सुबह मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट बताया। नक्श खुद में ही बुदबुदाने लगा। क्या कह रहे हैं आप? आरोही झट से पूछती है। अब तुम्हें उससे क्या करना है? जाओ अपने स्मार्ट बॉयफ्रेंड के पास, ऐसा कह उसने अपने मुंह को अजीब सा बनाया और फिर ऑफिस के पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गया। पागल है क्या ये? किस तो याद है नहीं? एक बार फिर जाएंगे मेरे साथ ताकि फिर से मुझसे टकराएं और उसके बाद गलती से होने वाली किस पर कहें। उस किस की वजह से मुझे पसंद मत करने लगना। जैसे कि एक यही तो इस पूरी दुनिया में अकेले बचे हैं। खुद में ही बुदबुदाते हुए वो आगे बढ़ने लगी। 5 मिनट बाद जब वो एक टैक्सी को रोकने लगी तब अचानक ही उसके और टैक्सी के बीच एक सफेद फॉक्सवैगन कार आकर खड़ी हो गई और उसके अगले ही पल उसका शीशा नीचे होने लगा। गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ और ये मजाक नहीं है। एक जानी पहचानी सी आवाज आरोही के कानों में आई, जिससे वो अपने सिर को थोड़ा नीचे झुकाकर देखने लगी। अंदर कार में नक्श को देख वो हैरानी से बोली, पर आपने तो कहा था कि आपके पास कार नहीं है। हाँ तो क्या झूठ कहा था? ये कार भाई की है, सुबह उनके कार कलेक्शन से चुरा कर लाया हूँ, उन्हें बताना मत, नक्श ने कहा। ठीक है नहीं बताऊंगी, लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो मेरी टैक्सी वहाँ रुकी है, क्या मैं बाहर आऊंगा तभी तुम मानोगी? नक्श ने सख्ती से कहा। ना जाने ये क्यों मेरे जल रहे दिल पर नमक छिड़कता है, ना प्यार करता है और ना ही दूर ही रहता है। मन ही मन सोचते रहने के 1 सेकंड बाद ही आरोही कार के दरवाजे को खोल उसमें बैठ जाती है और अजीब से टोन में चिल्लाते हुए कहती है, चलिए। हाँ तो चल रहा हूँ, चिल्लाती क्यों हो तुम मुझे हर बात में? नक्श उसके बोलने के अंदाज को देखते हुए कहता है और कार को स्टार्ट कर सड़क पर तेजी से भगाने लगता है। इधर बंगलौर में राघव के कहे अनुसार एकांशी सिटिंग एरिया में ही बैठ गई। वहीं राजवी अयांश के इस ऑर्डर पर इतराते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। चूँकि एकांशी अब भी वही थी, इसलिए राघव भी चुपचाप वही खड़ा उसके रूम में जाने का वेट करने लगा। उसने एकांशी को उस हनीमून स्वीट के बारे में एक भी बात नहीं बताई। कहीं ना कहीं वो जानता था कि एकांशी अयांश के इस रवैया से हट हो जाएगी, इसलिए उसने उससे कहा कि सर रूम में कुछ चेंज करवाते हैं जब भी वो किसी होटल में ठहरते हैं। हम, एकांशी ने भी सिर हिलाते हुए जवाब दिया और एक बार फिर दोनों तरफ से खामोशी पसरने लगी। अगले 10 मिनट बाद राघव का फोन रिंग हुआ और फोन स्क्रीन पर अयांश का नाम देख राघव ने 1-2 रिंग में ही कॉल रिसीव कर लिया। यस सर, राघव ने फोन को कान से लगाते ही कहा। रूम नंबर 618, अयांश ने कहा और उसके बाद उसने दूसरी तरफ से कॉल कट कर दिया। राघव ने बहुत देर तक फोन को बीप करते हुए सुना और तब जाकर उसने ये महसूस किया कि उसे एकांशी को रूम नंबर 618 में भेजना है, जिससे उसने बिना कोई हड़बड़ी के एकांशी से कहा, मिसेज आदित्य आपका रूम नंबर 618 है, सर ने आपको जाने को कहा है, आप 1 मिनट यही रुकिएगा। इतना कह राघव रिसेप्शन की तरफ दौड़ा और 1 मिनट बाद ही वो एक होटल स्टाफ के साथ वहां वापस आ गया। मिसेज आदित्य ये आपको रूम दिखा देंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सर मुझसे थोड़ा नाराज है, नहीं तो मैं ही आपको वहां तक ले जाता, राघव ने कहा और एकांशी के बैग को उठाकर उस होटल स्टाफ को दे दिया। जब एकांशी लिफ्ट में खड़ी थी तब उसकी उत्तेजना और धड़कन हर फ्लोर के साथ लगातार बढ़ती ही जा रही थी।
जब वो फाइनली चौथे फ्लोर पर पहुंची तो उसने सबसे पहले एक गहरी सांस ली और उस स्टाफ के साथ लिफ्ट के बाहर निकल गई। वो स्टाफ को पीछे करते हुए रूम नंबर 618 की तरफ चल पड़ी। आधे रास्ते में जब वो स्टाफ एक लंबे कॉरिडोर तक आ गया तब उसने देखा कि ये हनीमून स्वीट एरिया था। इसलिए उसने एकांशी को उसका बैग देते हुए कहा, मैम, अक्सर हनीमून कपल यहाँ से अकेले ही जाना पसंद करते हैं। हम रूम तक छोड़ने नहीं आ सकते। आप यहाँ से आसानी से रूम ढूंढ सकती है। हनीमून कपल चौंकते हुए एकांशी के मुंह से अनायास ही निकल गया, लेकिन जल्दी ही उसने अपने भाव में हैरानी और उलझन को छुपाते हुए कहा, ओके, मैं खुद ही कर लूंगी, थैंक यू। होटल स्टाफ के वहाँ से जाने तक एकांशी वही खड़ी एक हल्की मुस्कान मुस्कुराती रही। लेकिन एक बार जब वो उससे काफी दूर निकल गया तब अचानक ही वो मुस्कान घबराहट बनकर उसके दिल में उतरने लगी। हल्के कांपते कदम से जैसे जैसे वो आगे बढ़ती रही और दरवाजे पर लगे रूम नंबर को पढ़ रही थी, वैसे वैसे ही उसकी दिल में बेचैनी और डर भी बढ़ती जा रही थी। पिछली बार जब वो उसके साथ एक कमरे में रही थी तब अयांश उस पर इतना गुस्सा हो गया था। फिर अब तो उसे एक हफ्ते एक ही कमरे में अयांश और उसके बीच में खड़ी नफरत की दीवार के साथ रहना था। फिर वो खुद को नॉर्मल कैसे दिखा सकती थी। कॉरिडोर के बीच से होकर गुजरते उसने हाउसकीपिंग की 2 लड़कियों को देखा जो आपस में रूम नंबर 618 के बारे में ही फुसफुसा रही थी। दोनों में से एक कह रही थी, रूम नंबर 618 में ठहरा हुआ बंदा बड़ा ही अजीब है। वैसे कितने पैसे होते हैं ना इन अमीरजादों के पास। पहले खुद ही हनीमून स्वीट डेकोरेट करवाया और उसके बाद यहाँ आते ही 10 मिनट में सब क्लीन करवा दिया। उसका मूड इतना खराब था कि रूम में जाते ही उसने सारे बुके उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। तब तो मेरा लक अच्छा था कि मैं उस रूम में क्लीनिंग के लिए नहीं गई। वैसे उसके साथ उसकी वाइफ नहीं थी क्या जो वो इतना सब कर रहा था, क्योंकि अकेले तो वो हनीमून मनाने आएगा नहीं। दूसरी हाउसकीपिंग की लड़की ने हंसते हुए मजाक के लहजे में कहा, हाँ, मैंने ये तो नोटिस ही नहीं किया, उसके साथ उसकी बीवी थी ही नहीं। पहली लड़की ने कहा, छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है, ये बड़े अमीरजादे बिजनेस के लिए शादी की डील कर लेते हैं, उसके बाद जब निभाने का वक्त होता है तब ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। मुझे तो नफरत है ऐसे मर्दों से। दूसरी लड़की गंभीरता से बोली, छोड़ू क्या, सब साफ करके आई हूँ। रूम को देखकर कोई भी ये नहीं बता सकता कि वहाँ 70,000 की सजावट की गई थी। इतने में तो मैं पूरे साल का राशन खरीद लेती और इन्हें देखो कचड़े में डाल दिया सब कुछ। आज 10 मिनट में मैं ये तो समझ गई कि ये रूम 618 वाला चाहे किसी को भी सर्विस के लिए बुलाए, लेकिन मैं तो कभी नहीं जाऊंगी। अगर तुम अपनी हिम्मत आजमाना चाहती हो तो तुम ही जाना, पहली लड़की बोली और अपने वैक्यूम क्लीनर के वायर्स को ठीक तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद वहाँ से जाने लगी। उन दोनों की बीच की बात को सुनने के बाद एकांशी और ज्यादा असहज सी हो गई, लेकिन कोई भी दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से वो सावधानी से कमरा नंबर 618 की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा तो कस कर बंद किया हुआ है और उसे खोलने के लिए उसके पास कार्ड की भी नहीं है। इसलिए वो समझ गई कि उसे अंदर जाने के लिए अब दरवाजे पर नॉक करना पड़ेगा। एक के बाद एक कई गहरी सांस भरते हुए उसने दरवाजे पर 1 से 2 बार नॉक किया, लेकिन वो इतना धीरे था कि वो उसे खुद भी सुनाई नहीं दे रहा था। फिर अंदर बैठे अयांश को कैसे पता चलता कि वो यहाँ आ गई थी। कुछ देर अपने अंदर हिम्मत इकट्ठा करते हुए उसने एक बार फिर दरवाजे पर नॉक किया। नॉक करने के 2 सेकेंड बाद ही उसने दरवाजे पर लगी नॉब को घूमते हुए देखा और उसके अगले ही पल दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया गया। वहाँ दरवाजे पर अयांश खड़ा था। उसका चेहरा तंग था और मुंह लटका हुआ नजर आ रहा था। उसे ऐसे मूड में देख एकांशी को अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, इसलिए वो वही खड़ी अपनी विचलित नजरों से इधर उधर देखने लगी। 1 मिनट बाद ही अयांश दरवाजे को वैसे ही खुला छोड़ रूम के अंदर चला गया ताकि वो बिना किसी परेशानी के अंदर आ सके।
कमरे के भीतर जाने से पहले एकांशी कुछ देर वहीं रुकी और फिर आहिस्ते कदमों से चलते हुए दरवाजे को पीछे छोड़ते हुए अंदर चली गई। अंदर पहुंचकर उसने देखा वहां काफी बड़ा स्पेस था जो देखने में लिविंग रूम की तरह नजर आ रहा था। हर एक चीज को ऑर्डरली रखा गया था। लिविंग रूम के बीचों बीच 3 बड़े बड़े सोफे और उनके बीच में एक कॉफी टेबल भी नजर आ रहा था। सोफे के बिल्कुल सामने की दीवार पर एक बड़ा सा टीवी जो कि इस वक्त बंद था। सारी चीजों को सरसरी नजर से देखने के बाद आखिरकार एकांशी ने अपने सिर को उस तरफ मोड़ लिया जिस ओर को अयांश टेक लगाए खड़ा था। उसके पीछे एक दरवाजा था जो कि शायद बेडरूम का था। बेडरूम के दरवाजे पर अयांश को यूं खड़ा देख एकांशी कुछ समझ नहीं पाई। उसे ऐसा लगा जैसे वो नहीं चाहता कि वो उसके साथ बेडरूम में आए, इसलिए उसने उसे सहज करते हुए कहना शुरू किया, मैं यही लिविंग रूम में सो जाऊंगी और आई प्रॉमिस कि मैं कोई भी आवाज नहीं करूंगी जिससे कि आप डिस्टर्ब हो। जब उसने बोलना खत्म किया तब अपने सिर को उठाकर अयांश को देखा। वो थोड़ा सा भी ना हिला था, 1 इंच भी नहीं। वो अब भी उसी तरह बेडरूम के दरवाजे पर टेक लगाकर झुका हुआ था, अपने उसी जाने पहचाने से इमोशनलेस चेहरे के साथ। एकांशी उसकी ये हरकत अच्छे से समझती थी। वो जानती थी कि अयांश इस वक्त जितना शांत है, कुछ ही देर में वो उतना ही गुस्से से उस पर चीखेगा। इसलिए उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और उसकी तरफ से मुड़कर लिविंग रूम में ही उससे काफी दूर जाने के लिए चलने लगी। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। एकांशी के चहलकदमी के आवाज के अलावा वहाँ कुछ भी और नहीं सुनाई पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो कुछ आगे बढ़ी, उसे अयांश के कदमों की आवाज अपनी तरफ ही आती सुनाई देने लगी, जिससे वो डर से जहाँ थी वही जम गई। एक पल के बाद उसने महसूस किया कि उसके पीछे से अयांश का हाथ उसके बहुत करीब बढ़ चुका था। अयांश के अचानक किए गए इस बर्ताव से एकांशी के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। इसलिए उसने अपने सिर को घुमाकर अयांश को देखना चाहा, लेकिन उससे पहले ही अयांश ने उसके कलाई को पकड़ ली और उसे कमरे में भीतर की तरफ खींचने लगा। हालांकि उसने उसकी कलाई को मजबूती से नहीं पकड़ा था, फिर भी लगातार इस तरह खींचने से एकांशी घबरा जरूर गई थी। अपने हाथ को उसके पकड़ से छुड़ाने के लिए वो अपने शरीर का पूरा जोर इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि उसे इस वक्त किसी खतरे का आभास होने लगा था। वो खुद को अयांश की इस पकड़ में बेबस सी महसूस करती जा रही थी। वहीं अयांश ने उसके कलाई पर तब तक पकड़ बनाई रखी जब तक कि वो उसे लेकर बेडरूम के अंदर दाखिल नहीं हो गया। बेडरूम के अंदर आते ही उसने उसकी कलाई को छोड़ दिया और दरवाजे को एक धम्म की आवाज के साथ बंद भी कर दिया। उसकी ऐसी एग्रेसिव हरकत को देख एकांशी अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी। तभी अयांश उसकी तरफ मुड़ा और झुककर उसे अपनी बाहों में उठाए हुए बेड तक बढ़ गया और फिर उसे बेड पर लिटाकर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आते हुए उसके एक हाथ की पतली उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाने लगा। वहीं एकांशी उसके इस हरकत से असहजता और डर को महसूस करने लगी, जिससे उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने दूसरे हाथ को अयांश के सीने पर रख उसे दूर रहने और आगे बढ़ने से रोकने लगी। लेकिन उसके ऐसा करने से अयांश की आंखों में अब अजीब सी नाराजगी दिखाई देने लगी, जिससे उसने अपने हाथ को उसके सिर के नीचे लगे पिलो को खींचने के लिए आगे कर दिया और अगले ही पल उस पिलो को खींचकर नीचे फर्श पर फेंक दिया। सिर के नीचे से पिलो निकल जाने से एकांशी का सिर एकदम नीचे हो गया और अब अयांश लगातार उसकी खूबसूरत लंबी गर्दन को ही देखने लगा। वातावरण में इस तरह की खामोशी एकांशी को वापस से उसी सुबह की बुरी यादों में खींचने लगी। हालांकि इस पर भी उसने अपनी आंखों को खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में आंसू की चंद बूंदें जरूर जमा हो गई थी अब तक। इधर अयांश उसकी पलकों के बीच फंसे चमकीले आंसू को आसानी से देख पा रहा था, जिससे उसकी भौं कुछ ऊपर को तन गई और अगले ही पल उसने अपने सिर को झुकाकर उसके गले पर अपने होठों के स्पर्श को रख दिया। उसके होठों को अपने स्किन पर महसूस करते ही एकांशी को अपने शरीर में एक तेज झंझनाहट महसूस होने लगी, जो कि अयांश के किस्से उभरते हुए उसके नसों में दौड़ने लगी थी।
एक पल तक उसके गर्दन पर अपने होंठों को टिकाए रहने के बाद अयांश आगे बढ़ने से खुद ब खुद रुक गया। पता नहीं क्या, लेकिन उसे भी उस सुबह की खट्टी यादें परेशान करने लगी। उसके अगले 2 मिनट में 3 महीने पहले एकांशी द्वारा की गई साजिश भी उसके जहन में घूम गई, जिससे एक बार फिर एकांशी के प्रति वही कड़वाहट उसके दिल में उतर आई और उसने अपने होठों को उसके गर्दन से हटाने के लिए मूव करना शुरू कर दिया। एक बार जब वो कुछ ऊपर को उठ गया, तब उसके कानों के काफी करीब रुककर 2 मिनट तक उसकी बंद आंखें और खूबसूरत चेहरे को देखता रहा। 1 मिनट बाद ही उसने अपनी डीप और दर्द से सराबोर आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा, आखिर क्या हो तुम? वो लड़की जो तुम बनने की कोशिश करती हो, या वो लड़की जो तुम रियल में हो? मेरी जिंदगी में पहली शख्स हो तुम जिसने मुझे हर तरफ से उलझा रखा है। इतना कहते कहते ही अयांश चुप हो गया। उसके मन के जज्बात एकांशी समझ भी पाती, इससे पहले ही वो उसके ऊपर से उठकर खड़ा हो गया और एक बार फिर अपने जज्बातों को अपने दिल में ही बांधते हुए वहाँ से चलकर रूम के दरवाजे से बाहर निकल गया। इधर अयांश के कदमों के आहट को बहुत दूर और धीरे धीरे कम होने की आवाज से एकांशी ने अपनी आंखें खोल ली और उठकर बैठते ही कमरे के फर्श पर गिरी पिलो को घूरने लगी। घूरते हुए उसने अयांश के कहे लफ्जों को मन ही मन दोहराया और खुद से ही कहा, क्या मैं इतनी उलझी हुई हूँ जो वो मुझे कभी समझ नहीं पाते? सोचते हुए वो बिस्तर से उठी और तेज कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसका दिमाग अभी भी अयांश के इस तरह करीब आने और अपनी बात कहने में कुछ उलझा हुआ था, इसलिए उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वो टैप को ऑन करने के लिए किस हिस्से को घुमा रही है। लेकिन उस पल वो अपने ख्यालों से बाहर निकल आई, जब गलत टैप घुमाने की वजह से शॉवर से पानी गिरते हुए सीधे उसके शरीर को भिगाने लगा। शॉवर से गिरते पानी को देख उसने जल्दी से उसे बंद करना चाहा, लेकिन जब तक वो वहाँ मौजूद सभी शॉवर को घुमाकर ये पता करती कि शॉवर किस कंसील से बंद होगा, तब तक तो वो आधी से ज्यादा भीग चुकी थी और उसके बालों से पानी टपकते हुए फर्श पर और उसके चेहरे पर गिरने लगा था। एक बार जब शॉवर बंद हो गया तब उसने एक गहरी सांस भरी, लेकिन शॉवर का पानी इतना ठंडा था कि उसका शरीर ठिठुरने लगा था और ठंडे पानी को लगातार अपने चेहरे पर गिरता महसूस कर उसके दांत भी एक दूसरे में लगकर बजने लगे थे, जिससे उसने जल्दी से गीले कपड़ों को बदलने के बारे में सोचा और बाथरूम का दरवाजा खोल कमरे में दाखिल हो गई। लेकिन जल्द ही उसे याद आया कि उसका बैग तो लिविंग रूम में ही रह गया था, जब अयांश उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर चल रहा था। कमरे का तापमान एसी की वजह से कम था, इसलिए रूम में उसे और भी ज्यादा ठंड महसूस हो रही थी। इसलिए वो जल्दी से जाकर अपने बैग को कमरे में लाना चाहती थी, लेकिन अभी वो कुछ आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसे अयांश के कदमों की आवाज एक बार फिर रूम के करीब आती सुनाई पड़ने लगी और वो जहाँ थी वही ठिठक गई। अगले ही पल अयांश ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते हुए सीधे चलने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ लेने के लिए कमरे में आया था, पर ना जाने उसके मन में क्या आया, लेकिन वो रुक गया और अपने सिर को हल्का घुमाकर एकांशी को रूम के एक कोने में ऊपर से नीचे तक भीगे अवस्था में खड़ा देख कुछ हैरानी भरी एक्सप्रेशन से उसे घूरने लगा। कमरे से निकले उसे अभी ठीक से 15 मिनट भी नहीं हुए थे। इतने देर में ही एकांशी ने खुद को ऊपर से नीचे तक पानी में भिगो लिया था। आखिर वो पानी के साथ कर क्या रही थी, ये सवाल उसके जहन में घूम गया और वो अपने इस सवाल का जवाब एकांशी को घूरते हुए तब तक ढूंढता रहा जब तक कि उसका ध्यान एकांशी के कांपते हाथों पर नहीं पड़ गया। इधर एकांशी अयांश को दरवाजे के सामने ही खड़ा देख आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और एसी का टेम्परेचर काफी कम होने की वजह से अब उसके हाथ पांव में कंपन शुरू हो गया था। अपनी नजरों को अयांश से दूर किए जब उसे ये ठंड सहन नहीं हुई, तब उसने अयांश से कहा, वो मुझे कपड़े चेंज करने हैं, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। जब अयांश को एहसास हुआ कि एकांशी उससे कुछ कह रही है, तब उसने अपनी नजरों को उसके कांपते हाथों से हटाकर उसके गुलाबी खूबसूरत होंठों पर टिका दिया। शायद ये ठंड की वजह से था, लेकिन एकांशी के होंठ इस वक्त सामान्य से अधिक आकर्षक दिखाई पड़ रहे थे।
शरीर के ठंड का असर उसके होंठों और नाक के लालीपन से साफ झलक रहा था। अयांश को अपनी तरफ देखता हुआ देख एकांशी का डर और भी बढ़ गया था। अगले ही पल उसने अपने सिर को नीचे किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उसे सर्दी कितनी जल्दी लग जाती थी। इसलिए उसने और देरी करना ठीक नहीं समझा और अयांश को दरवाजे से हटने का और इंतजार नहीं किया। एक बार जब वो दरवाजे के काफी करीब पहुंच गई, तब अयांश बिना कुछ बोले ही दरवाजे के सामने से हट गया और एकांशी से अपनी नजर हटाकर वही रूम में लगे सोफे पर बैठने लगा। जब एकांशी ने उसे ऐसा करता देखा, तब वो रूम से निकलने से पहले ही रुक गई और उसकी तरफ हल्का मुड़कर आश्चर्य से बोली, क्या आप बाहर नहीं जा रहे? उसके सवाल के जवाब में अयांश ने हर बार की तरह इस वक्त भी कुछ नहीं कहा और उसे एक बार फिर इग्नोर करते हुए अपने सूट के बटन को खोलने लगा। काफी देर बाद भी जब अयांश की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तब उसने अपने पहने कपड़े को जोर से दबाया और सोचने लगी कि अयांश उसके साथ और कितना कड़ा बिहेव कर सकता था, जबकि वो देख सकता था कि वो पूरी भीग चुकी थी, फिर भी वो रूम से नहीं निकल रहा था। ऐसे में वो कहाँ जाकर अपने कपड़ों को चेंज करती, सोचते हुए उसने एक बार फिर अयांश से कहा, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। इस बार उसके आवाज में एक फ्रस्ट्रेशन महसूस कर अयांश खुद को उसकी तरफ देखने से रोक नहीं पाता और कुछ 1 मिनट रुकने के बाद अपनी वही जानी पहचानी ठंडी आवाज में उसके अब तक के सभी सवालों का एक ही जवाब देता है, क्या मैंने तुम्हें ऐसा करने से रोक रखा है? अयांश के जवाब के बाद एकांशी थोड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन लिए उसे देखने लगी। ये ऐसा था जैसे वो उससे आगे भी कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अयांश के अचानक बिगड़ने वाले मूड को याद करते हुए वो उससे कुछ भी ना कह पाई और वापस से मुड़कर लिविंग रूम चली गई। अपने बैग को बेडरूम तक खींचते हुए उसने कई दफा इसके बारे में सोचा कि वो कपड़ों को चेंज कहाँ करेगी, लेकिन जैसे कि उसके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, उसने बाथरूम में ही कपड़ों को चेंज कर लेने का मूड बना लिया। बेड पर अपने बैग को उठाकर रखने के बाद उसने एक नजर फिर अयांश को देखा। वो अभी भी सोफे पर ही बैठा अपने फोन में कुछ देख रहा था। बार बार उसकी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर आती और उसके 2 सेकंड बाद ही फोन से एक अजीब सी आवाज निकलने लगती। उस आवाज को सुन एकांशी को ये समझने में 1 मिनट भी नहीं लगा कि वो वहाँ बैठकर गेम खेल रहा था। वो इसलिए वहाँ से नहीं निकल रहा था ताकि उसे कपड़े चेंज करने में असहजता का सामना करना पड़े, या फिर वो ये साबित करना चाहता था कि उसकी किसी भी प्रॉब्लम से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। 2 मिनट तक अयांश को यूं ही बेबस निगाहों से देखते रहने के बाद एकांशी मायूस सा बेड पर ही बैठ गई। अपने लिए अयांश के अंदर जरा भी रिस्पेक्ट ना देखकर उसका दिल एक बार फिर उदासी से घिर गया। लेकिन एसी के ठंडी हवा और भीगे कपड़ों की वजह से अब उसे इतनी ठंडी लगने लगी कि उसे छींकें आनी शुरू हो गई। इधर अयांश भले ही गेम खेल रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एकांशी पर ही ठहरा हुआ था। वो रूम से इसलिए भी नहीं जा रहा था क्योंकि उसे एकांशी की अजीब अटपटी हरकतें देखकर कहीं ना कहीं मजा आ रहा था। लेकिन जब उसने उसे सर्दी से छींकते सुना तब वो कुछ परेशान सा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब ना छुपाने वाली चिंता उभर आई और वो अपनी जगह से खड़ा होकर लंबे लंबे कदमों से चलते हुए एकांशी के सामने खड़ा हो गया। जब एकांशी को अपने सामने किसी के होने की आहट महसूस हुई, तब अनायास ही उसने अपने सिर को उठा लिया और अपने बिल्कुल सामने अयांश को खड़ा देख वो भी बेड से उठ खड़ी हुई और अपने हाथों को मिट्टी बनाकर अपने कांप रहे शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी। तभी अयांश की आवाज उसके कानों में गूंजी, जो कि बर्फ की तरह ठंडी और कर्कश थी। तुम कपड़े चेंज क्यों नहीं कर रही? क्या तुम यही चाहती हो कि तुम बीमार पड़ जाओ? उसके बाद मैं तुम्हारी देखभाल करने में अपना वक्त जाया करूं। इतना कहते हुए अयांश चुप हो गया और आहिस्ते से अपने हाथ को उठाकर एकांशी की तरफ बढ़ा दिया। उसके शरीर पर पहने लॉन्ग शर्ट के बटन तक अपने हाथ को ले जाते हुए उसने एक बार फिर कहना शुरू किया, या फिर तुम चाहती हो कि ये काम मैं करूं? अगर तुम्हारा इंटेंशन किसी और चीज के लिए हो रहा है तो तुम मुझे साफ साफ कह सकती हो।
अयांश की ये बात सुनने के बाद एकांशी को ये अच्छी तरह समझ आ गया कि वो किस बारे में कहना चाहता है, इसलिए वो वहाँ से बस किसी भी तरह से निकल जाना चाहती थी। जब वो उसी तरह खड़े प्रेशर को सह नहीं पाई, उसने धीरे से अयांश की तरफ बिना देखे ही कहा, नहीं आप मेरी हेल्प मत कीजिए, मैं बाथरूम में कपड़े बदल लूंगी, एक्सक्यूज मी। उसके इन शब्दों को सुनने के बाद अयांश के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई और उसने लगभग उसके इन बातों का मजाक बनाते हुए कहा, जब पहली बार बिना किसी रिश्ते के मेरे साथ हमबिस्तर होते हुए नहीं शर्माई थी, तो अब किस बात की एक्टिंग, स्टॉप प्रिटेंडिंग टू बी शाय। इतना कह अयांश एकांशी के सामने से हट गया और बेड पर रखे उसके बैग को खोलने लगा। वहीं एकांशी उसके ऐसी बातों को सुनकर और भी अधिक शर्म को महसूस करने लगी। पहले ही ठंड से लाल हो चुकी नाक अब अयांश के शब्दों की वजह से कुछ गर्म होने लगी थी। अपने दिल के भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस कर वो अयांश को फेस नहीं कर पा रही थी। उसके लिए ये कहना कि वो उसके शरीर से अच्छी तरह परिचित है सामान्य बात थी, लेकिन एक लड़की होने के तर्क से एकांशी इस समय नर्वसनेस में गड़ती जा रही थी। इधर बैग के चैन को दोनों तरफ से सरका लेने के बाद अयांश ने जैसे ही बैग को ओपन किया, उसकी नजर बैग में रखी बॉन्डेज किट पर पड़ गई, जो कि बैग में बाकी सामानों के ऊपर रखी हुई थी। उसे देखने के बाद जैसे अयांश के हाथ बीच हवा में ही रुक गए। वो अपने बैग में बॉन्डेज किट जैसी चीज क्यों लेकर आई थी? क्या वो सच में उसके साथ हमबिस्तर होना चाहती थी? अगर ऐसा है तो उसने जानबूझकर खुद को भिगोया तो नहीं था ना, ताकि वो उसके करीब होने का बहाना ढूंढ सके। उस किट को देखने के बाद अयांश के दिमाग में ये सारी चीजें घूम गई, जिससे उसके चेहरे पर एक नफरत की लकीर उभरने लगी और अगले ही पल उसने उठकर एकांशी को एक अजीब गुस्से और तिरस्कार भरी निगाहों से घूरना शुरू कर दिया। एक बार फिर अयांश को अपनी ओर देखता महसूस कर एकांशी ने अपनी पलकों को ऊपर उठाया और अयांश को एक नजर देख लिया। अचानक से उसके चेहरे पर उभरे ठंडेपन को देखने के बाद एकांशी ने आगे कुछ भी कहना या वहां रुकने के बारे में नहीं सोचा और अपने बैग से कपड़े लेने के लिए मुड़ गई। अपनी नजरों को बैग में रखे सामानों तक ले जाते हुए एकांशी के एक्सप्रेशन भी कुछ फीके और असहज से पड़ गए। उस बैग में अपनी किसी भी चीज को ना देखकर उसने जल्दी से बैग को बंद करके और उसे दोबारा खोल करके देखा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो जिस बैग को एयरपोर्ट से ही कैरी किए हुए थी, वो तो उसका अपना बैग था ही नहीं। चौंकते हुए उसने उस अजीब से बॉन्डेज किट को उठा लिया और उसे उलट पलट कर देखते हुए बोली, ये क्या है और मेरा बैग कहाँ चला गया? जब अयांश ने उसकी आवाज सुनी तब उसने भी अपने सिर को घुमाकर उसके हैरान और परेशान एक्सप्रेशन को देखा और अगले ही पल उससे पूछ लिया, क्या सच में तुम्हें ये नहीं पता कि ये क्या है? क्या ये तुम्हारे बैग से नहीं निकला? नहीं, ये मेरा नहीं है और ये बैग भी मेरा नहीं है। एकांशी ने जल्दी से खुद को एक्सप्लेन किया और उस बैग में रखे कपड़ों को देखने लगी। असल में उस बैग में किसी लड़के के शर्ट, पैंट और भी काफी कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई थी, जिसे देखने के बाद एकांशी और अधिक असहज हो गई और उसने जल्दी से बैग में वापस उस बॉन्डेज किट को डाल दिया। जब अयांश ने उसके घबराते एक्सप्रेशन और शरीर में ठंड की वजह से कंपन को बढ़ते देखा, तब उसने बिना कुछ भी एक्सप्रेस किए अपने हाथों को आगे बढ़ा दिया और उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर अपनी ओर मोड़ते हुए बिना एक भी शब्द बोले उसे बेड के एक साइड में बैठा दिया। एकांशी को बैठा लेने के बाद उसने धीरे से उस बैग को बंद किया और उसे उठाकर रूम में ही एक बगल रख दिए। एकांशी के ड्रेस पर अभी भी पानी को मौजूद देख उसने काफी देर तक कुछ सोचा और फिर जल्दी से अपने बैग तक पहुंचकर उसने उसमें से एक व्हाइट शर्ट निकाल लिया। इस शर्ट को पहन लो और अगर तब भी ठंड लगे तो मेरे बैग से कुछ और भी यूज कर लेना। अयांश ने अपनी वही पुरानी जानी पहचानी सी ठंडी लेकिन शंश भरी आवाज में कहा और अपने हाथ में लिए हुए शर्ट को बेढंगे तरीके से एकांशी के चेहरे पर फेंक दिया। अपने चेहरे पर अचानक से आई हुई शर्ट से एकांशी कुछ भी नहीं देख सकी, लेकिन उसे ये महसूस जरूर हुआ कि अयांश ने उसे कमरे में अकेला छोड़ दिया है। शर्ट को अपने चेहरे से हटा लेने के बाद
उसने अयांश के शब्दों को एक बार फिर याद किया कि उसे अगर शर्ट पहन लेने के बाद भी ठंड का एहसास होता है तो वो उसके बैग से कुछ भी यूज कर सकती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अयांश उसकी मदद क्यों कर रहा था इस मुसीबत में। उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। खुद को शांत करते हुए उसने अपने होंठों के किनारे को संभाला और हल्की मुस्कुराहट के साथ एक हल्की आवाज में खुद से कहा, थैंक यू अयांश। इधर कमरे से निकलने के बाद अयांश ने दरवाजे को बंद किया और चलते हुए लिविंग के ही एक खिड़की पर आकर खड़ा हो गया। अपने फोन को अपने पॉकेट से निकालने से पहले वो काफी देर तक रात के काले आसमानों में चमकते खूबसूरत तारों को देखता रहा। अचानक ही उसे एकांशी का वही कंफ्यूजिंग चेहरा याद आ गया जो उसने उस किट को देखकर बनाया था। क्या वो सच में नहीं जानती थी कि वो क्या था? सोचते हुए उसने खुद से ही कहा, व्हाट अ स्टूपिड गर्ल। मेंशन में मेरी गैर मौजूदगी में वो कितनी बेवकूफी भरा काम करती होगी। इधर मुंबई में जब नक्श आरोही को बैठाकर कार को चलाने लगा तब उसने आरोही को डराने के बारे में सोचा और बिना किसी मतलब की ही कार के स्पीड को इतनी बढ़ा दी कि वो सड़क पर हवा की तरह तेजी से चलने लगी। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार को चलाने के बाद जब नक्श ने अपने सिर को घुमाकर आरोही के डर से भरे एक्सप्रेशन को देखना चाहा, तब उसे देखकर वो हैरान रह गया क्योंकि आरोही के चेहरे पर डर की एक लकीर दिखाई नहीं दे रही थी, जिसे देख नक्श ने 10 सेकंड तक उसे वैसे ही घूरा और फिर कार को सड़क के एक ओर रोकते हुए अपने हाथ को स्टीयरिंग से हटाकर आरोही की तरफ बढ़ा दिया। उसके बाजुओं को हिलाने के बाद नक्श ने पूछा, तुम जिंदा हो ना? मुझे 1 सेकंड के लिए लगा कि तुम मर गई थी। नहीं, मैं जिंदा हूँ, आरोही ने अपने चेहरे पर मुस्कान लिए कहा। लेकिन कार की स्पीड पर तुमने बाकी लड़कियों की तरह रिएक्ट क्यों नहीं किया? तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आप कार को इतनी स्पीड पर चला रहे हैं, अगर ये डैमेज हो जाती है तो आपके भाई जो कि काफी अच्छे मूड में रहते हैं वो आपके साथ क्या करेंगे? आपका सोचकर मुझे डर ही नहीं लगा। मैं कभी आपको उल्टा लटके पिटता हुआ इमेजिन कर पा रही थी तो कभी आपकी चटनी बनते हुए, आरोही ने हंसते हुए कहा। आरोही के द्वारा अपना मजाक बनता हुआ देख नक्श ने उससे कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें चुप रहने की जरूरत है और आपको कार चलाने की? आरोही ने भी तपाक से उसे जवाब दिया। उसके जवाब पर जब नक्श उसे घूरने लगा तब आरोही ने अपने सिर को खिड़की पर टिकाते हुए कहा, अब चलिए ना, आधी रात तो आप खुद बात करने में निकाल देंगे। थक गई हूँ मैं आज ऑफिस का काम करते हुए, घर जाकर सोना चाहती हूँ। आपसे फास्ट तो टैक्सी से पहुँच जाती। ये औरत कितनी इंसल्ट करती है मेरी। खुद में बुदबुदाते हुए उसने कार को स्टार्ट किया और सड़क को घूरते हुए कार ड्राइव करने लगा। कुछ 10 मिनट बाद ही जब आरोही का घर आ गया तब उसने कार को रोकने को कह दिया और उतर कर जाने लगी। तभी नक्श भी बाहर निकल आया और उसके छोटे से घर को देखते हुए बोला, यहाँ रहती हो तुम? कहानी का अगला भाग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा। यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।